हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर हमारी दूसरी वीडियोस भी ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक भी है। आप लोग हमें वहाँ पर भी फॉलो कीजिए। और अगर आप कोई कहानी मुझे भेजना चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम पर ही भेज दीजिए। अब बढ़ते हैं हमारी आज की पहली कहानी की तरफ। हमारी आज की पहली कहानी नावेद ने भेजी है। तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम नावेद है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। आज ये जो घटना मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे दादाजी ने मुझे बताई थी और ये घटना उनके दादा के साथ घटी थी। उनके दादा का नाम था इस्माइल। वो और उनका एक बहुत अच्छा दोस्त जिसका नाम था रमेश। मेरे दादा बताते हैं कि इस्माइल दादा ने और रमेश जी ने बहुत ही साथ मिलकर एक बिजनेस को काफ़ी हद तक आगे बढ़ा दिया था। रमेश जी के आगे पीछे कोई नहीं था, ना उनके माँ बाप थे और ना उन्होंने शादी किए थे। इसीलिए वो सब कुछ अपना मेरे इस्माइल दादा को ही माना करते थे। हुआ कुछ ऐसा था कि ये दोनों ही मुर्गी बाजार में बेचा करते थे और मुर्गी का मटन बाजार में बेचने के लिए ये लोगों को सुबह में 4 बजे ही उठ जाना पड़ता था। 4 बजे उठकर ये दोनों अपने अपने काम पर लग जाते थे, जिसके बाद 8 या फिर 9 बजे तक सारा मटन ये लोग बाजार में भेज दिया करते थे। इनसे कुछ मटन तो बाजार के बड़े बड़े होलसेलर खरीदा करते थे और कुछ छुट्टे दामों पर ग्राहकों को बेचा करते थे। एक बार मेरे इस्माइल दादा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। पता नहीं क्यों बदन में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही थी, जिसकी वजह से रमेश जी ने उनसे कहा कि आज सुबह में तू मत उठ, मैं अकेला ही कैसे न कैसे मैनेज कर लूँगा। बहुत से बहुत क्या होगा, थोड़ा वक्त और लगेगा। रमेश जी सुबह सुबह 4 बजे उठकर अपने काम पर लग गए। लेकिन जब वो पोल्ट्री फार्म में गए मुर्गियां निकालने, तो उन्होंने देखा कि एक मुर्गी जो कि सामने बैठी हुई थी वो बहुत अजीब सी लग रही थी। उन्हें लगा कि क्या पता शायद ये भी मर जाएगी और अगर मुर्गी मर गई तो हमें नुकसान हो जाएगा। इसीलिए वो सभी मुर्गी को पकड़कर उसमें से मटन निकालना शुरू कर दिए थे। लेकिन जैसे ही वो वाली मुर्गी को उन्होंने हाथ में उठाया तो उन्होंने देखा कि वो मुर्गी ने बहुत ज़ोर से उनके हाथ पर काटा। जबकि मुर्गियों की चोंच में इतनी ताकत नहीं होती, लेकिन वो मुर्गी की टोच से रमेश जी की चमड़ी के साथ साथ गोश्त भी उधड़ गया था। रमेश जी को ये देखकर बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन क्या कर सकते थे। वो तुरंत ही अपने हाथ पर मरहम पट्टी करने लगे। मरहम पट्टी मुश्किल से 5 या 10 मिनट में हो गई। उसके बाद उन्होंने फिर से वो मुर्गी को उठाया, लेकिन इस बार जब वो मुर्गी को उठाया तो उन्होंने देखा कि वो मुर्गी आवाज़ कर रही है, यानी कि एक इंसान के जैसा डरावनी आवाज़ में उसने बात करना शुरू कर दिया। बात करते करते उसने कहा कि मुझे काटने की जुर्रत भी मत करना। हालांकि जब मैं ये बात अपने दादा से सुन रहा था तो बहुत हंसी भी आ रही थी, लेकिन जब बाद में इसकी सच्चाई पता चली तो मैं खुद दंग रह गया। जब रमेश जी ने ये देखा तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। वो भागते हुए मेरे इस्माइल दादा के पास आए और मेरे इस्माइल दादा को उन्होंने नींद से जगा दिया। जब इस्माइल दादा उठकर पोल्ट्री फार्म में गए तो देखा कि वो मुर्गी अब भी वहीं के वहीं खड़ी है। इस्माइल दादा को पहले इस बात पर यकीन नहीं आया, तो उन्होंने जाकर उस मुर्गी को पकड़ा और खुद ही उसे स्लॉटर हाउस में ले जाने लगे। लेकिन देखा गया कि वो मुर्गी ने इस्माइल दादा से भी बात की और उसने यही कहा कि मुझे छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। अगर मैं अपने असली रूप में आ गया तो तुम दोनों की जान यहीं ले लूँगा। ये सुनना था कि वो भी बहुत ज़्यादा घबरा गए। उस मुर्गी को फेंका और चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गए। रमेश जी और इस्माइल दादा ये दोनों खड़े रहकर देख ही रहे थे कि अचानक वो मुर्गी अपना अवतार बदलने लगी और देखते ही देखते वो कोई इंसानी शरीर जैसा आकार लेने लगी। अब वो इतनी बड़ी हो गई थी कि मानो मेरे दादा
और रमेश जी उसके सामने छोटे से लग रहे थे। देखते ही देखते उसका सर अब उस पोल्ट्री फार्म के सीलिंग को टच करने लग गया था। जब पता चला कि वो जिन है तो दोनों के हाथ पैर कांपने लगे। जिन अपनी डरावनी आवाज में दोनों को फिर से कहा कि यहाँ से निकल जाओ, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। इस्माइल दादा और रमेश जी वहाँ से तुरंत निकल गए। इसके बाद वो दिन तो वो दोनों ही लोग उस पोल्ट्री फार्म में जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। अगले दिन इस्माइल दादा ने एक मौलाना साहब को लेकर आए और उन्हें सारी बात बता दी। रमेश जी भी उस वक्त बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि उस वक्त शायद उन्हें पता नहीं था कि ये जिन ऐसे भी हो सकते हैं। जब मौलाना साहब ने उस पोल्ट्री फार्म पर कुछ पढ़कर फूंकना शुरू किया, तब पता चला कि वैसे ही मुर्गी का आकार लेकर वहाँ पर 3 जीन थे। ये देखकर दोनों ही बहुत घबरा गए और जब मौलाना साहब ने पढ़ाई शुरू की तो वो 3 मुर्गी अपना आकार बदलने लगी और अपने असली रूप में आ गई, जिसमें से एक जीन तो इतना डरावना था कि उसके सर में से आग निकल रही थी और उसकी आंखों की जगह पर भी आग लगी हुई थी। मुंह से भी जब भी वो बात करता तो ऐसा लगता कि अभी बाहर आग फेंक देगा। इतना ज़्यादा डरावना कि एक इंसान या फिर एक बच्चा उसे देख ले तो शायद जगह पे मर जाए। इस्माइल दादा बताते हैं कि अगर उस वक्त मौलाना साहब नहीं होते और मैं और रमेश अकेले होते तो हम दोनों भी डर के मारे मर गए होते। वो नज़ारा हद से ज़्यादा डरावना था। मौलाना साहब ने वो तीनों से बात किया और तीनों को सारी बातें समझाई। एक बात अच्छी ये थी कि वो तीनों ही मौलाना साहब की बातें बहुत अच्छे से समझ गए थे और चुपचाप उस जगह से निकल गए। लेकिन उसके कई दिन बाद तक भी रमेश जी और इस्माइल दादा अकेले उस पोल्ट्री फार्म में जाने से बहुत ज़्यादा डरते थे। दोस्तों, ये थी नावेद जी की छोटी सी असली घटना। अब बढ़ते हैं हमारी आगे की अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, हमारी आज की अगली कहानी रोनित जी की है। तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को रोनित जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम रोनित है। ये बात तब की है जब मैंने एक घर नया नया भाड़े पर लिया हुआ था, क्योंकि वो घर मुझे बहुत कम दाम पर बहुत अच्छी जगह मिल रहा था। बस उस घर मालिक की एक ही शर्त थी। वो शर्त ये थी कि घर 1 बेडरूम हॉल किचन का था, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि बेडरूम में मेरा कुछ सामान है, इसीलिए तुम कभी भी बेडरूम मत खोलना। वैसे भी उसने बेडरूम को लॉक करके ही गया था। मैं भी अकेला ही रहने वाला था, मुझे क्या ज़रूरत थी बेडरूम खोलने की। अगर मेरी फैमिली बड़ी होती तो शायद मुझे बड़ा घर भी लगता। मैं भी रूम ओनर की बात को मान लिया। सुबह में वैसे भी मुझे जॉब पर जाना होता था। मैं आता ही था रात के तकरीबन 8 या 9 बजे। मुझे ऐसा था कि रात में आकर सोना ही तो है, मुझे वैसे भी बेडरूम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला दिन तो जैसा तैसा कट गया। जब रात आई तब मैंने देखा कि उस बेडरूम के दरवाजे में से एक अजीब सी आवाज़ आ रही है। जब मैं नज़दीक गया तब समझ में आया कि आवाज़ दरवाजे में से नहीं बल्कि दरवाजे के उस पार से आ रही है। कोई वहाँ से दरवाज़ा खटखटा रहा हो। और जब मैंने अपना कान उस बेडरूम के दरवाजे पर लगाया तो किसी ने मेरे कान में बहुत धीमे से कहा कि मुझे यहाँ से निकालो। मुझे सुनकर एक धचका सा लग गया। ये सुनकर मैंने तुरंत ही अपना कान उस दरवाजे से पीछे हटाया और दरवाजे की ओर एक एट तक देखता रहा। मुझे समझ में नहीं आया कि जब वहाँ कोई रहता ही नहीं है तो दरवाजे के उस पार ये आवाज़ कैसे। देखते ही देखते मैं दरवाजे को देख ही रहा था कि अचानक दरवाजे के उस पार से एक अजीब सी आवाज़ शुरू हो गई। मानो ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी मक्खियाँ एक साथ भिनभिना रही हो। और मैंने देखा कि दरवाजे के नीचे जो एक बारीक सा गैप था उसमें से पहले 1-2 मक्खियाँ निकलना शुरू हुई और देखते ही देखते इतनी सारी मक्खियाँ निकलने लगी कि मेरा पूरा घर मक्खियों से भर गया। उन मक्खियों में एक अजीब सी बहुत बुरी बदबू आ रही थी जो कि मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं तुरंत ही बाहर गया, जाके मेडिकल से स्प्रे लेकर आया
ताकि उन मक्खियों को मार सकूं। जब मैं घर में आया तो मानो कि मेरा पूरा घर उस मक्खियों से भरा हुआ था। मेरे फ्लोर पर सब मक्खियां मरी पड़ी थी और कितनी मक्खियां जो कि उड़ रही थी। मैंने वो स्प्रे को पूरा अपने घर में चारों तरफ मार दिया। उसके बाद घर से निकल गया। तकरीबन 1 डेढ़ घंटा बाहर रास्ते पर बिता लेने के बाद मैं जब फिर से अपने घर पर गया तो मैंने देखा कि सारी मक्खियां मरी पड़ी है और उनमें से इतनी बुरी बदबू आ रही है कि शायद अगर मैं और 2 मिनट वहां रुकता तो बेहोश हो जाता। मैं जाकर अपने दोस्त के घर पर रुक गया। वो रात तो जैसा तैसा निकल गई। अगले दिन ही मैंने सुबह सुबह ओनर को कॉल कर दिया। ओनर मेरे साथ बहुत हिचकिचाते हुए बात करने लगा और उसने कहा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका रूम मैं आज साफ करवा दूंगा। और सचमुच उसने वैसा ही किया। जब मैं रात में अपने घर आया तो घर बिल्कुल साफ था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि घर में मक्खियां थी और जो कुछ भी हुआ पिछली रात। मुझे बहुत नींद आ रही थी क्योंकि पिछली रात भी मुझे बराबर नींद नहीं मिली थी। मैं चुपचाप अपना बिस्तर सही किया और जाकर सोने लग गया। अब बस सोए हुए मुझे 1 या 1.5 घंटा ही बीता होगा कि रात के ठीक 12 बजे एक अजीब सी आवाज़ फिर से शुरू हो गई। कहने वाले लोग ऐसा कहते हैं कि भूत प्रेत आत्मा या फिर सारी बुरी शक्तियों की असली ताकत रात के 12 बजे से 3 बजे तक रहती है। इस समय कोई भी मनुष्य उनकी ताकत का सामना नहीं कर सकता। मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता थी। मुझे कहीं दिल में ऐसा लग रहा था कि हो सकता है इस घर में भी कोई भूत प्रेत का साया हो। लेकिन मैं अपने मन को ये बात बोलकर बहला देता था कि अगर ऐसा होता तो मेरे से पहले किराएदार यहाँ नहीं रहे होते। हालांकि मुझे उस किराएदार की सच्ची कहानी तो पता ही नहीं थी। रात के समय जब मुझे आवाज़ आने लगी तो मुझे पता था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैं चुपचाप उठा और जाकर बेडरूम के पास खड़ा हो गया। मानो जैसे ही मैं बेडरूम के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हुआ वो आवाज़ एकदम से बंद हो गई। यानी कि बेडरूम के अंदर जो कोई भी ये आवाज़ कर रहा था शायद उसे अब पता चल गया था कि मैं दरवाजे के ठीक बाहर ही खड़ा हूँ। मुझे ये बहुत अजीब सा लगता था। मैंने वहाँ पर 5 मिनट बिताए। उसके बाद जब देखा कि वो आवाज़ नहीं आ रही है तो मैं फिर से अपने बिस्तर पर सोने चले गया। लेकिन अब बस लेटा ही था कि वो आवाज़ फिर शुरू हो गई और जब मैं फिर से अगली बार उस बेडरूम के दरवाजे के पास पहुंचा तो आवाज़ एकदम से बंद। ऐसा कम से कम 2 या 3 बार हुआ। उसके बाद मुझे इतना गुस्सा आया, मैं जाकर अपना बिस्तर उठाया और बेडरूम के पास जाकर डाल दिया। बेडरूम के पास ही मैंने पूरी रात सोकर निकाल दिया। अगली सुबह जब मैं उठा तो ऑफिस चला गया। वहाँ से आने के बाद मुझे ओनर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उसे दोबारा कॉल किया और उसे सारी बात बताई। उसने मुझसे कहा, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, अब से पहले भी तो किराएदार रहे थे लेकिन उन्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे पता नहीं क्यों ओनर की बातों में गड़बड़ी लग ही रही थी। लेकिन मैं करता भी तो क्या, क्योंकि मैं पूरी सच्चाई अब तक जानता ही नहीं था। अब कुछ और वक्त बीता, 1 या 2 दिन और बीते होंगे और वो 2 दिन भी मैंने वैसे ही गुजारा। पूरी रात बेडरूम के पास ही सोया करता था। जब मैंने अपने दोस्त को ये बात बताया तो उसने मुझसे कहा, कब तक ये बर्दाश्त करेगा। और फिर उसने मुझे समझाया, जब तू रेंट दे ही रहा है तो उस घर में हक से रहना भी सीख। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी। मैं चौथे दिन ओनर पर जाकर बरस पड़ा। ओनर ने मुझसे बहुत प्यार से बात की और कहने लगा, अगर आपको नहीं जमता है तो आप मुझसे अपना भाड़ा ले लीजिए और इस घर को छोड़ दीजिए। लेकिन मैं एक बात ये भी जानता था, उतने कम भाड़े में मुझे कई और घर नहीं मिलेगा। देखते ही देखते मैंने जैसा तैसा पूरा 1 महीना वहाँ बिता लिया। वो 1 महीने में मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और फिर आखिरकार जिस दिन मैं वो घर खाली करने वाला था उस दिन रात में, यानी कि उस दिन के एक रात पहले, मुझे बेडरूम के दरवाजे के उस पार से एक अजीब सी आवाज़ आई। वो आवाज़ में काफ़ी दर्द लग रहा था, जो कि मुझसे ये कह रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है।
मैंने बहुत अपने मन को शांत करने की कोशिश की। इसके बावजूद वो आवाज़ उतनी ही बढ़ते जा रही थी। मैं अपने मन को समझा भी रहा था कि नहीं, ये तेरा वहम है। लेकिन जितना मैं अपने मन को समझाता, उतना ही ज़ोर ज़ोर से वो आवाज़ आती। बाद में देखते ही देखते वो दरवाजे के उस पार से खटखटाने की आवाज़ शुरू हो गई। वो आवाज़ बढ़ते बढ़ते इतनी ज़ोर की आने लगी कि मानो वो आवाज़ शायद दरवाज़ा ही तोड़ देती। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से उस दरवाजे पर मार रहा है। और जैसा जैसा जो इंसान दरवाजे के उस तरफ है वो दरवाजे पर मारता है, तो दरवाज़ा भी आवाज़ करते हुए हिलने लग जाता है। मुझे इतना डर लग रहा था कि क्या पता कब ये दरवाज़ा टूट जाए। इसीलिए मैं तुरंत वो रात भी घर छोड़कर अपने दोस्त के घर चला गया। जाकर मैंने अपने दोस्त को सारी बात बताई। इस बार मेरा दोस्त भी खामोश नहीं रहा। वो मेरे साथ घर पर आया। हम दोनों ने मिलकर उस दरवाजे को तोड़ दिया। जब हमने उस दरवाजे को तोड़ा तो हमने देखा कि क्या पता कई सालों से वो दरवाज़ा शायद बंद ही होगा। कम से कम 4 या 5 साल हो चुके थे कि वो दरवाज़ा खुला नहीं था। अंदर इतनी बुरी बास मार रही थी कि हमारा अंदर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार, ये सब क्या है? अंदर बड़े बड़े झिंगूर, चूहे, ये सब घूम रहे थे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो घर मेरा इतना साफ है, उसमें एक ऐसा भी कमरा है जिसमें इतनी गंदगी है। मेरे दोस्त ने कहा कि यार, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हम एक काम करते हैं, ओनर से पूछते हैं। जब हमने ओनर को कॉल किया तो ओनर ने हमको बहुत चिल्लाया और कहा तुरंत मेरे पास आओ। हम ओनर के पास गए। ओनर ने मुझे मेरा भाड़ा दे दिया और कहा कि मैं समझूंगा, तू 1 महीना वहाँ फ्री में रहा, अब यहाँ से निकल। उसके बाद ओनर मेरे साथ खुद घर पर आया और कहा कि जाकर अपना सामान लेकर आ। हालांकि वो मकान मालिक मेरे साथ ऊपर नहीं आया था। मैंने अपना सामान सब इकट्ठा किया और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा तो मुझे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी और कोई उस घर में रो रो कर कह रहा है कि मुझे बचा लो, मुझे इंसाफ चाहिए। ये सब सुनने के बावजूद मैं उस घर से निकल गया और चुपचाप अपने दोस्त के घर पर जाकर रहने लगा। मैंने अपने दोस्त को सारी बात बताई। मेरे दोस्त ने कहा कि देख, ये इंडिया नहीं है कि यहाँ पर हम किसी की भलाई कर सके। ये जो देश है, इसमें अगर हम किसी की भलाई करने जाएंगे तो हो सकता है कि उसकी भलाई के चक्कर में हम लोग भी फंस जाए। इसीलिए जो हुआ उसे तो यहीं भूल जा। हालांकि मेरा मन कई दिनों तक उसी बात पर अटका रहा। आज भी मैं उस घर को याद करता हूँ तो मुझे अपने अंदर एक गिल्ट सी फीलिंग आती है कि मुझे उसकी मदद कर देना चाहिए था। लेकिन जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा था कि हम गरीब लोग हैं, हम यहाँ कमाने आए हैं ताकि हमारी फैमिली को सपोर्ट कर सके। मुझे एक बात और बहुत परेशान करती थी, वो ये थी कि मैं अपने माँ बाप का एकलौता बेटा हूँ। मेरी 2 बहनें भी हैं, इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर ही थी। अगर मैं वो सब चक्कर में पड़ता तो शायद मैं भी फंस जाता और कमाकर अपने माता पिता को पैसे नहीं भेज पाता। इसीलिए उस बात को मैंने वहीं छोड़ दिया। आज वो बिल्डिंग तो पूरी तरीके से डिमोलिश्ड कर दी गई है। पता नहीं क्या हुआ या क्यों, लेकिन मेरे दोस्त से ही मुझे पता चला कि वहाँ पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश करके दूसरा बहुत अच्छा और बड़ा टावर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी रोनीत की आप बीती। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारे दूसरे चैनल पर भी एक बहुत अच्छी कहानी आ चुकी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो भी काफ़ी लंबी कहानी है, कुछ आधे घंटे की है। आप लोग जाकर वो कहानी भी सुने और उसका मज़ा लें। अब बढ़ते हैं हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, हमारी आज की तीसरी कहानी प्रतीक ने भेजी है। हालांकि ये कहानी प्रतीक को एक पानीपुरी वाले ने सुनाया था। कहानी मैं भी पढ़कर थोड़ा सा दंग रह गया, लेकिन कहानी अच्छी लगी, इसीलिए सोचा कि आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को प्रतीक के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम प्रतीक है।
मैं यूपी के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। वहाँ पर एक बार मुझे एक पानीपुरी वाला बैठकर आराम से कहानियाँ सुना रहा था। हम यहाँ वहाँ की बात अक्सर ही किया करते थे। कहानी सुनाते सुनाते पता नहीं मुझे क्या सूझी कि मैंने उससे कहा, अच्छा ये सब तो ठीक है, भैया जी ये बताओ, कभी तुम्हारे साथ कोई भूतिया घटना घटी है? जिस पर उसके मुंह की रंगत एकदम से बदल गई और उसने बहुत दबी हुई आवाज में कहा कि हुई तो है। आज भी जब भी मैं वो घटना याद करता हूँ तो मैं कांपने लग जाता हूँ। घटना इतनी डरावनी थी कि जब मैंने वो बात आकर अपने घर पर बताई तो मेरी बीवी खुद मुझे बाहर नहीं निकलने देती थी। उसे ऐसा लगता था, क्या पता वो भूत प्रेत का साया अब भी तुम्हें ढूंढ रहा हो। मैंने उनसे कहा कि मुझे कहानी तो बताइए, जिस पर उसने बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि पास ही के गांव में मेला लगा हुआ था, तो मैं ज़्यादा कमाई की लालच में वहां पर जाया करता था। मेला 15 दिन का था। मैं पूरे 15 दिन वहीं पर जाया करता था। जब मेले का आखिरी दिन था तो मैं सोचा कि आज मेला बंद होने तक मैं रुकूंगा। कमाई भी ज़्यादा हो जाएगी और मेले का आखिरी दिन था, जिसकी वजह से गर्दी भीड़ बहुत ज़्यादा थी मेले में। रात के तकरीबन वहाँ पर मुझे 11:30 बज गए थे। जब 11:30 बजे मैं अपना पानीपुरी का ठेला उठाया, अपनी साइकिल पर रखा और धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ने लगा। पास के गांव से हमारा गांव 3.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। फिर भैया जी ने बताया कि जब मैं धीमे धीमे वहाँ से आ रहा था, जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा पानीपुरी का ठेला साइकिल पर रखकर साइकिल को चला तो नहीं सकता हूँ, यानी कि साइकिल पर बैठकर नहीं चला रहा था। मैं साइकिल को धक्का देते हुए अपने घर की तरफ ला रहा था। रास्ते में ठीक कुछ 12:15 बजे मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा कि वो आवाज़ मेरे पीछे से किसी की अजीब सी रोने की थी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मुझे पीछे कोई नहीं दिखाई दिया। मैं फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगा। मैंने देखा 10 कदम आगे बढ़ते साथ ही कि मेरे आगे की दाहिनी तरफ एक बहुत बड़ा सा पेड़ है। उस पेड़ के नीचे लगभग बहुत सारी झाड़ियां हैं। उस झाड़ियों में एक औरत जो कि दुल्हन का कपड़ा पहनी हुई है, वो बैठी हुई थी। मुझे लगा कि शायद हो सकता है रोने की आवाज़ इसी के पास से आ रही होगी। मैं जल्दी जल्दी उसके पास गया और मैं जाकर उसको पूछा कि आप इतनी रात में दुल्हन के लिबास में यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? जिसके बाद वो एकदम चुप रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अगली मर्तबा फिर से अपना सवाल दोहराया, जिसके बाद उसने शर्माते हुए पल्लू से अपनी मुंडी निकाली और मुझे देखते हुए कहा कि मैं यहाँ पर अपने दूल्हे को तलाश कर रही हूँ। मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने मन ही मन सोचा, दूल्हे को, वो भी यहाँ पर? उसने मुझे देखकर कहा, क्या आप मुझसे शादी करोगे? मुझे ऐसा लगा कि इतनी रात में या तो ये औरत पागल हो गई है या फिर ये जानबूझकर मुझसे मजाक कर रही है। देखते ही देखते वो औरत उस झाड़ियों में से बाहर आने लगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि वो जो रोड था वो भी कच्चा रास्ता था। वो औरत जो कि झाड़ियों में थी, वो बाहर आते आते कच्चे रास्ते पर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। इसके बाद उसने पूरा घूंघट अपने चेहरे पर जो था वो एकदम से हटा दिया। जैसे ही उसने अपने चेहरे से घूंघट हटाया, मानो मैं डर के मारे चीख पड़ा। उसका चेहरा पूरी तरीके से जख्मी हुआ था। चेहरे पर कई वार के निशान थे। पूरे चेहरे पर से खून बह रहा था। मुझे देखकर अजीब सा लगा। उसके जो हाथ थे वो एकदम से ऐसे डरावने लगने लगे जैसा कि वो इंसान के नहीं बल्कि किसी भेड़िए के हाथ हो। ये सब देखना था कि मेरे पैर वहाँ पर कांपने लगे। इसके बाद उसने ज़ोर से मेरी छाती पर मारा। मैं पानीपुरी के ठेले के साथ पीछे जाकर गिरा। जितना सामान मेरी उस साइकिल पे था वो सब गिर कर बर्बाद हो गया और मुझे छाती पर उसने इतना ज़ोर का मारा था, जिसकी वजह से जब मैं गिरा और उठ के बैठा तो मेरे मुंह से खून चालू हो गया। मैं खुद की ये हालत देखकर थर थर कांपने लग गया था। इसके बाद
वो औरत ने अपना हाथ उठाया। मुझे ऐसा लगा कि ये अचानक अपना ही हाथ क्यों उठा रही है। लेकिन जब मैंने गौर किया तो मेरे बाजू में रखा बड़ा सा पत्थर उसके हाथ उठाने के इशारे से वो भी हवा में उड़ रहा था। मानो वो पत्थर कम से कम 100 किलो का होगा। उसने वो पत्थर को और ऊंचाई पर लेकर गया। उसके बाद ठीक मेरे ऊपर उस पत्थर को छोड़ दिया। वो तो अच्छा हुआ कि मैं तुरंत वहां से हट गया, वरना आज मैं जिंदा नहीं होता। मेरा सर तब के तब ही पचक गया होता। मैं वहां से निकला और भागने की कोशिश किया। मैंने अपना साइकिल, पानी पूरी का सामान, सब कुछ वहीं पे छोड़ दिया। लेकिन अब मैं भागकर भी कितना भाग पाता, क्योंकि कितना भी करो तो वो एक आत्मा थी। मैं मुश्किल से अभी बस कुछ ही कदम आगे भागाऊंगा कि वो एकदम से एक झटके से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हुए उसने फिर से मुझे देखते हुए कहा, मुझसे शादी करेगा? मैं करता तो क्या। मैंने फिर से ना में मुंडी हिलाई और वहां से जी जान लगाकर भागा। मैं जानता था कि अगर रास्ते पर भागते रहूंगा तो ये मुझे आसानी से ढूंढ लेगी। इसीलिए वो शायद मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैं उससे छुपने के लिए जो रास्ते के बाजू में झाड़ियां थी उस झाड़ियों में घुस गया। मुझे क्या पता था कि अब मेरे साथ कुछ और भी ज़्यादा भयंकर होगा। जैसे ही मैं झाड़ियों में घुसा, वो भी मेरे पीछे पीछे झाड़ियों में आई। मुझे उसके आने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा साफ समझ में आ रहा था कि उस रात के सन्नाटे में कोई मेरी तरफ आ रहा है, झाड़ियों को हटाते हुए। उस झाड़ियों की आवाज़ से मुझे ये महसूस हो रहा था कि कितना करीब वो चुड़ैल मेरे पास आ रही है। जब मैंने उसके करीब आने की आहट सुनी तो मैं जहाँ छुपा था वहाँ से उठा और अंदर घनी झाड़ियों में घुसता चला गया। मुझे पता नहीं कि मैं भागते भागते कितना अंदर चला गया था। जब मैं अंदर एक जगह पर जाकर रुका तो मैंने देखा कि वहाँ पर जानवरों के कंकाल पड़े हुए थे, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली और अलग अलग तरह के। इससे पहले हमारे गांव में या फिर उस रास्ते पर कभी भी कोई भूतिया घटना या भूत होने का दावा किसी ने नहीं किया था। कभी किसी ने ये तक नहीं कहा था कि हमारे गांव में कोई बुरी शक्तियां हैं। मुझे ये सब देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये सब क्यों मेरे साथ हो रहा है। मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ प्रेत आत्माएं ऐसी होती है जो बिना मतलब इंसानों को परेशान करती है। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि जानवरों की कंकाल जो पड़े हुए हैं उसके ऊपर एक पर भी एक बूंद खून का नहीं है और ना ही तो जरा सा भी मांस लगा हुआ है। मैं समझ गया कि ये जो बुरी आत्मा है या ये चुड़ैल है, इसे लोगों का या फिर जानवरों का मांस खाना बहुत पसंद है और इसीलिए ये मुझे इतना परेशान कर रही है। मैं तुरंत ही वहां से भागते हुए एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप गया और चुपचाप वहीं खड़ा था। वो कहते हैं ना कि जब आदमी डूबता हो तो उसे तिनके का भी सहारा मिल जाता है। पता नहीं कहाँ से या कैसे उस घनी झाड़ियों में मैंने एक जंगली खरगोश को आता हुआ देखा और वो खरगोश के नसीब भी उस वक्त इतने खराब थे कि ठीक वो उस चुड़ैल के पैरों के पास जाकर रुका। चुड़ैल उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए उसने उस खरगोश को एक झटके में उठा लिया। उसने एक हाथ से खरगोश के आगे के 2 पैर पकड़े और दूसरे हाथ से पीछे के 2 पैर, दोनों को पकड़कर खींचा, जिसकी वजह से वो खरगोश बीच में से आधा हो गया। मुझे देखकर बहुत अजीब सा लग रहा था। शायद मुझे उस वक्त उल्टी हो जाती, लेकिन उससे ज़्यादा फिक्र मुझे अपनी जान की थी। तो मैं वहाँ से एकदम दबे पाँव बाहर निकला और निकलते निकलते मैं आखिरकार कच्चे रास्ते पर आ गया। वहाँ से मैं भागते हुए अपने घर पर आया। जब अगली सुबह हुई तो बहुत सारे लोग मेरे घर के पास आए, क्योंकि सबको पता था कि पानी पूरी का ठेला मैं ही लगाता हूँ। सभी ने आकर कहा कि भाई आपकी साइकिल और आपका ठेला वहाँ पर गिरा पड़ा है। मैं जानता तो सब कुछ था, लेकिन मैंने गांव के लोगों को डराया नहीं। मैं गया, जाकर अपनी सारी चीज़ उठाकर लेकर आ गया। जब ये बात मेरी बीवी को मालूम पड़ी
तो उसने मुझसे अब कहीं भी अपने गांव को छोड़कर जाकर ठेला लगाने से मना कर दिया। वो दिन के बाद से मैं कहीं भी बाहर ठेला लगाने नहीं जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की तीसरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। दोस्तों, हमारी आज की चौथी कहानी अजीम की है। तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को अजीम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम अजीम है। ये बात तब की है जब मैं और मेरे 3 दोस्त, हम चारों ही जन मिलकर गांव जाने का प्लान बना रहे थे। हमारे एक दोस्त का गांव यहाँ मुंबई से 500 किलोमीटर दूर एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर है। 3 तरफ से उस गांव को पहाड़ ने घेर रखा है और गांव के सामने तरफ एक बहुत बड़ी खूबसूरत सी झील बहते रहती है। हम चारों दोस्तों का प्लान सुबह में निकलने का बना था। सभी लोग ने ठान लिया था कि सुबह 6 बजे निकलेंगे। लेकिन ठीक उससे एक रात पहले एक दोस्त ने कहा कि सुबह निकलने में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी कि उसके घर पे जहां हम जाने वाले थे, वो लोग गांव के अगले ही दिन कहीं घूमने जाने वाले थे। इसीलिए उसने कहा कि क्यों ना हम रात में ही निकल जाए ताकि हम सुबह तक वहां पहुंच जाए और जो लोग गांव से घूमने जाने वाले हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। हम सभी दोस्त इस बात पर मान गए और रात में ही वहां से निकल गए। रात के कुछ 1 या 1:30 बजे होंगे कि हमने एक जगह गाड़ी रुकाया और खाना खाना शुरू कर दिया। हम साथ में हमारे खाना भी लेकर गए थे। गाड़ी के अंदर ही बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी हमने देखा कि गाड़ी के सामने दाहिने तरफ एक काली बिल्ली आकर खड़ी हो गई है और वो गाड़ी को ऐसा घूर रही हो जैसा मानो उसको मालूम हो कि अंदर हम खाना खा रहे और उसे कुछ खाने को ज़रूर देंगे। मेरे दोस्त ने देखते ही कहा कि देखना बिल्ली कैसा देख रही है, इसे भी कुछ डाल देते हैं खाने को। हमारे पास चिकन का सालन था। हमने कुछ चिकन के पीसेस उस बिल्ली को डाल दिए, लेकिन वो बिल्ली ने चिकन को छुआ तक के नहीं। मेरे दोस्त को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। वो गाड़ी से नीचे उतरा और उसने कहा कि यार, ये अनाज की इज्जत करना चाहिए। अगर ये बिल्ली नहीं खाएगी तो कोई भी गाड़ी के नीचे ये चिकन आएगा या फिर हो सकता है किसी के पैरों में आ जाए। उसने नीचे उतरकर सारी चिकन को बटोरना शुरू किया। जैसे ही वो चिकन को इकट्ठा कर रहा था कि वो काली बिल्ली ने एकदम जोर का पंजा उसके हाथ पर मारा और हाथ पर मारकर उसके हाथ को काट ही लिया। इतनी बुरी तरीके से काटा था कि उसके हाथ से खून बहना शुरू हो गया और 2 ही मिनट के अंदर उसका हाथ ऐसा सूज गया कि मानो किसी बहुत बड़ी चीज से उसके हाथ पर मार दिया गया हो। वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। हम लोग तभी ही समझ गए कि अब हम गांव नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ऐसी हालत में गांव जाना बेवकूफ़ी है। तुरंत ही हम लोगों ने गाड़ी मोड़ा और उसे हॉस्पिटल लेकर आ गए। जब हॉस्पिटल लाए, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने खुद कहा कि ताज्जुब की बात है, मैंने आज से पहले इतना बुरा पंजा मारते हुए कभी किसी बिल्ली को नहीं देखा। बल्कि उसने बाद में तो यूं भी कहा कि बिल्ली ने पंजा मारा है या शेर ने। डॉक्टर उसका बहुत अच्छी तरीके से इलाज कर रहे थे, उसके बावजूद उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। देखते ही देखते ऐसा 1 महीना बीत गया। आखिरकार जो मेरे घर में मेरे नाना जिंदा थे, तब उन्होंने कहा कि इसे जो मार लगी है, जिसको तुम लोग बिल्ली का पंजा समझ रहे हो, वो बिल्ली का नहीं बल्कि किसी बुरी रूह का है। मुझे ये नाना की बात सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन बूढ़े थे इसलिए मैं चुपचाप बैठ गया। नाना ने कहा कि रुको, मैं बताता हूँ तुम लोगों को क्या करना चाहिए। नाना ने तुरंत ही पास ही की मस्जिद से मौलाना साहब को बुलवाया और उन्हें बुलाकर मेरे दोस्त का हाथ दिखवाया। मौलाना साहब ने कहा कि ये कोई बिल्ली नहीं थी, बल्कि ये कोई बुरी आत्मा थी जिसे इंसानी खून की ज़रूरत होगी। उसने इसीलिए बिल्ली का रूप धारण करके तुम लोगों के पास आई और आने के बाद तुम्हारे दोस्त के हाथ पर ऐसा पंजा और दांत मारा जिसकी वजह से उसे इंसानी खून मिल गया। वो खून दांतों के ज़रिए
पी भी ली होगी, इसीलिए वो वहाँ पर रुके नहीं और तुरंत भाग गए। ये सब सुनकर हमें बहुत अजीब लगा। फिर मौलाना साहब ने कहा कि डॉक्टर के पास तो जाओ ही, वो तो ठीक है, लेकिन इसका इलाज दुआ तावीज़ से ही होगा। उन्होंने कुछ पानी दिया पढ़कर और कहा, रोज़ाना इसे थोड़ा सा पीना और इसे इस ज़ख़म पर लगाते जाना। देखते ही देखते जो ज़ख़म पिछले 1 महीने से ठीक नहीं हुआ था, वो 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल ठीक और अच्छा हो गया। और वो दिन हमें समझ भी आ गया कि अगर अच्छी चीज़ें इस दुनिया में मौजूद है तो बुरी चीज़ें भी यहाँ पर होती ही है। तो दोस्तों, ये थी आज की आखिरी कहानी जो कि अज़ीम की थी। आप लोगों को इन चारों कहानियों में से जो भी कहानी अच्छी लगी उसे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। और दोस्तों, हमारे दूसरे चैनल पर जो वीडियो अभी कल पोस्ट की गई है उसमें भी 4 कहानियाँ हैं, तो उसकी भी कहानियाँ जाकर ज़रूर सुने, मज़ा ले और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। तो मिलते हैं अब हमारी अगली वीडियो में। हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर हमारी दूसरी वीडियोस भी ज़रूर देखें और सुने। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का भी लिंक है, आप लोग वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। जो लोग आप में से कहानी भेजना चाहते हो वो मुझे इंस्टाग्राम पर भेज दीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल आईडी भी है, आप उस पर भी भेज सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। हमारी आज की पहली कहानी दुर्गेश की और राजन की है। तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम दुर्गेश है। मैं और मेरा कज़िन भाई राजन, हम दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। हम क्योंकि एक ही उम्र के हैं, इसीलिए बचपन से ही साथ में खेलना कूदना, पढ़ाई ये सब करते रहे। हम दोनों को ही एडवेंचर करने का बहुत शौक है, लेकिन कभी करने नहीं मिला। वक्त के साथ साथ जैसा जैसा हम बड़े हुए वैसा वैसा हम में दूरियां आ गई। राजन को तेज़ गाड़ी चलाने का भी बहुत शौक था। एक बार काफ़ी समय के बाद हम दोनों भाई आपस में एक दूसरे से मिले कि तभी राजन ने मुझसे कहा, दुर्गेश, बहुत टाइम हो गया हमें मिले हुए, हम अब कहीं साथ में घूमने भी नहीं जाते, क्यों ना एक बार कहीं 2 दिन के लिए हम लॉन्ग ड्राइव पर घूम के आ जाए। दोनों भाई साथ में रहेंगे, खूब मस्ती धमाल करेंगे। उसकी ये बात सुनकर मैं भी खुद को रोक नहीं पाया, मैंने भी हामी भर दी। कुछ समय के बाद हम दोनों ही भाई ट्रिप पर जाने वाले थे कि मेरे भाई का एक दोस्त वो भी हमारे साथ आ गया। और देखते ही देखते जिस दिन हम लोग घूमने जाने वाले थे वो दिन भी आ गया। लेकिन अचानक से राजन को कुछ काम आ गया, जिसकी वजह से सुबह में निकलने वाले ट्रिप को पोस्टपोन करना पड़ा और उसकी बजाय हमें रात के समय 11 बजे निकलना पड़ा। फिर भी हम तीनों ही बहुत खुश थे। मैं जानता था कि राजन बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है, इसके बावजूद मैंने गाड़ी चलाने उसी को कहा क्योंकि उसको गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। हम तीनों ही रात के 11 बजे अपने घर से निकल गए थे। हमें पता था कि सफ़र काफ़ी लंबा है, इसीलिए रात के समय खाने पीने का सामान भी गाड़ी में भर रखा था। और ये घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना को घटे हुए 4 साल हो गए, यानी कि 2016 के जून के महीने में हमारे साथ ये घटना घटी थी। मुझे अच्छे से याद है कि रात में जब हम निकले तो पहले 1.5-2 घंटा हम बहुत एंजॉय किए। उसके बाद देखते ही देखते हमारे साथ जो हमारा दोस्त था वो तो सो गया। मैं और राजन आगे गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। देखते ही देखते मुझे भी नींद आने लगी। मैं एकदम चुप हो गया, लेकिन राजन पूरी तेज़ी के साथ गाड़ी को दौड़ा रहा था। तेज़ बारिश की रात थी, बहुत ज़ोरदार बारिश उस वक्त हो रही थी। मैं हालांकि राजन को समझाया भी,
कि राजन इतना तेज गाड़ी मत चला, बारिश का वक्त है, वैसे ही रास्ता धुंधला दिख रहा है जोरदार बारिश की वजह से, और अक्सर बारिश की ही वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मुझे नींद तो बहुत आ रही थी, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था। पता नहीं क्यों दिल में एक अजीब सा डर लग रहा था। गाड़ी की स्पीड भी 100 से 150 के बीच में चल रही थी। शायद रात का समय था, इसीलिए रास्ते में गाड़ियां भी बहुत कम दिखाई दे रही थी, और जब भी कोई गाड़ी सामने के रोड से हमें क्रॉस करती तो उसकी लाइट हमारी आंखों पर ऐसा मारती कि आगे का रास्ता बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था। और फिर वही हुआ जिस चीज़ का हमें डर था। रास्ते के दोनों ही तरफ खाई थी। वो खाई ज़्यादा गहरी तो नहीं, लेकिन लगभग 8 से 10 फीट की होगी। गाड़ी चलाते चलाते अचानक राजन को ऐसा लगा कि कोई गाड़ी के सामने से गुजरा। उसको बचाने के लिए उसने ज़ोर से ब्रेक दबाया, लेकिन रोड गीले थे, जिसकी वजह से गाड़ी स्केट होते हुए सीधा खाई में जाकर गिरी। हमें ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी, लेकिन हम अब ये सोच रहे थे कि इस खाई से बाहर कैसे निकले। हालांकि गाड़ी को भी बहुत नुकसान हो चुका था, गाड़ी में से भी धुआं निकल रहा था। उस खाई में गिर जाने के बाद हम तीनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि अब करना क्या चाहिए। एक तो गहरा अंधेरा था, और ऊपर से ज़ोरदार बारिश भी हो रही थी। इतनी बारिश कि हमें ऊपर देखना भी भारी पड़ रहा था। बारिश की बूंदें हमारे जिस्म को ऐसा छू रही थी जैसा मानो कोई तेज तेज सुई फेंक रहा हो। तभी ही मैंने राजन से कहा कि राजन, एक काम करते हैं, बारिश के धीमे होने का इंतज़ार करते हैं, हम गाड़ी में ही बैठ जाते हैं तब तक। और हम तीनों ही गाड़ी में बैठ गए। हालांकि ये भी डर लग रहा था कि कई गाड़ी ब्लास्ट ना हो जाए। लेकिन देखते ही देखते कुछ आधा या पौना घंटा बीता होगा कि बारिश धीमी हो गई। हम तीनों बाहर निकले और अब मन में ये सोचने लगे कि ऊपर कैसे जाएंगे। इस हाईवे पे या फिर उस सड़क पर अगर किसी को भी हम चिल्लाते तो शायद कोई हमारी मदद के लिए भी नहीं आता, क्योंकि वहाँ आसपास कोई दूर दूर तक बस्ती नहीं थी। इंसान का वहाँ पर पैदल चलना तो शायद नामुमकिन जैसा था। सभी लोग तेज़ रफ्तार के साथ गाड़ी दौड़ाते हुए निकल जा रहे थे। हालांकि तेज़ तेज़ गाड़ी को गुजरते हुए हम बिल्कुल साफ साफ महसूस कर पा रहे थे, और उनकी आवाज़ भी हम सुन पा रहे थे। और हमने उस खाई से लोगों को चिल्लाकर बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन हमें पता था कि वो कोशिश नामुमकिन कोशिश है, कोई हमारी आवाज़ नहीं सुनेगा। देखते ही देखते जो हमारे साथ लड़का था उसने कहा कि वहाँ दूर झाड़ियों में मुझे कुछ अजीब सा चमकता हुआ दिख रहा है। शायद हो सकता है कि वहाँ कोई घर हो। जिस पर मैंने और राजन ने दोनों ने हंसते हुए कहा कि अरे, इस खाई में कौन रहेगा। लेकिन वो हमें जिद करने लगा कि एक बार चलकर देख तो ले। उसकी ये बात कहीं ना कहीं राजन को ठीक लगी। राजन ने कहा, हम वैसे भी इस खाई से ऊपर तो नहीं चढ़ पा रहे हैं, कम से कम देख लेते हैं कि वहीं कोई मदद मिल जाए। हम धीमे धीमे उस चमकती हुई चीज़ के पास पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर एक सचमुच आदमी बैठा हुआ है, जो कि बहुत अजीब सा दिख रहा है। उसका मुंह ऐसा लग रहा था कि बहुत लोगों ने मार मार कर पूरा सुजा दिया हो। यानी कि एक आम आदमी का जितना बड़ा चेहरा होता है, उससे 2 गुना बड़ा चेहरा उस आदमी का था। उसके हाथ पैर एकदम पतले थे, मानो ऐसा लगता हो कि एक बड़े से चेहरे के नीचे किसी कंकाल को जोड़ दिया हो। हम तीनों ने ही उसके पास जाकर एक साथ कहा, भाई साहब, आप सुन सकते हो हमें? जिस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। ना तो उसने अपनी आंखें खोली और ना ही उसने मुंह से कुछ जवाब दिया। और जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो हमारे दोस्त ने जाकर चुपचाप उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसे ऐसा लगा कि क्या पता यह आदमी बैठे बैठे सो तो नहीं गया है, जबकि इतनी ज़ोरदार बारिश में कौन सोता। जैसे ही उसने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा, उस आदमी ने एक झपेटा मारकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ पर इतनी ज़ोर से काटा कि उसके हाथ का गोश्त निकाल लिया।
हमें ये देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। गोश्त भी उसने ऐसा निकाला कि अब हमारे दोस्त की हड्डी दिख रही थी। और जब उसने गोश्त को चीर कर उसके हाथ से काट कर निकाला, जिसमें हमारे दोस्त की नसें भी कट गई। उस नसों में से खून फव्वारे की तरह उड़कर बाहर आ रहा था। ये सब देखकर मेरे तो पैर कांपने लग गए। राजन ने मुझे चिल्लाया कि भाग यहाँ से। मैं और राजन भागने लगे कि तभी ही पीछे से हमारा दोस्त चिल्लाया कि मुझे बचाओ। उस वक्त हमारे दिल ने हमें कहा कि हमें अपने दोस्त को बचाना चाहिए। हम भागने की बजाय फिर से दोस्त की तरफ मुड़े और उसे अपनी तरफ खींचने लगे। लेकिन वो जो कोई भी आदमी था, उसने इतनी ताकत से उसे पकड़ रखा था कि उसका छूट पाना नामुमकिन जैसा लग रहा था। कि तभी ही मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी। तब पता चला कि उसके पैर को किसी ने मोटी मोटी जंजीर से बांध कर रखा है। यानी कि वो ज़रूर कोई बुरी शक्ति या कोई बुरी आत्मा होगी। हो सकता है कि किसी इंसान का रूप लेकर वो हमें अपने पास बुला रही थी, या फिर हमें आकर्षित कर रही थी कि हम उसके पास मदद के लिए जाएं। हमने जब अपने दोस्त को खींचा, तब बहुत मुश्किल से कहीं उसे छुड़ा पाया और हम जी जान लगाकर वहां से भागने लगे। वो आदमी या फिर वो बुरा साया, वो भी हमारे पीछे भागने लगा। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र था कि उसके दोनों पैर मोटी मोटी जंजीरों से बंधे हुए थे। पता नहीं, कुछ अजीब सा प्राणी जैसा लग रहा था। हम भागते हुए कार की ही तरफ आए और फटाफट रास्ता ढूंढने लगे कि ऊपर कैसे जाया जाए। और हम नीचे ही खड़े खड़े जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि तभी ही राजन ने बोला कि हम गाड़ी के ऊपर छत पर खड़े हो जाते हैं और मेरे ऊपर दुर्गेश तू खड़े हो जा और फिर तू वहाँ से आवाज़ लगा। हो सकता है कि हम करीब जाएंगे रास्ते के तो कोई हमारी आवाज़ सुन ले। और हमने वैसा ही किया, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तभी ही उसने अपनी गाड़ी के अंदर से एक बड़ी सी लकड़ी निकाली और उस पर उसने अपना शर्ट टांग दिया। उसने कहा कि ये लकड़ी रास्ते के लेवल तक पहुंच जाएगी। हो सकता है कोई साइड में देखेगा लकड़ी के ऊपर कपड़े को हिलते हुए तो कोई रुक जाएगा। और हमने वैसे ही किया। मैं राजन के ऊपर यानी उसके कांधों पर खड़ा हो गया, लकड़ी के ऊपर हवा में उछालते हुए जोर जोर से हिलाने लगा ताकि किसी को देखकर समझ में आए कि हम लोग यहाँ गिरकर फंस चुके हैं। और सच में ऐसे ही हुआ। एक कार वाले ने हमें वहाँ पर देख लिया, जो कि अपनी कार रुकाकर हमारी तरफ आया। उसकी मदद से हम तीनों वहाँ से निकले। उसने सबसे पहला सवाल हमसे यही पूछा कि इसे क्या हो गया। हम बताते तो क्या बताते कि उसे क्या हुआ था। हमने बात को घुमाते हुए कहा कि इसे कुत्ते ने काट लिया है, जिस पर वो आदमी ने भी एक बहुत अजीब अंदाज में कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी कुत्ते को इतनी बुरी तरीके से काटते हुए देखा है, वरना कुत्ता शायद ही कभी ऐसा नहीं काटता कि गोश्त तक उखाड़ लेवे और इंसान की हड्डियां दिख जाए। हमारा दोस्त तो अब भी दर्द के मारे चिल्ला रहा था। हम उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल गए। वहां जाकर उसका इलाज करवाया और उसे हॉस्पिटल में ही एडमिट करवा दिया। उसके 1 या 2 दिन बाद राजन ने वहां जाकर लोगों की मदद से अपनी गाड़ी को बाहर निकलवाया। उसके बाद वहां पे लोगों से उसने पूछताछ की, जिस पर एक आदमी ने उसे बताया कि यहाँ पर एक बुरी शक्ति थी जो लोगों को बहुत परेशान करती थी। जो आदमी का आप लोगों ने देखा वो बिल्कुल सच है। वो कोई बहुत अच्छा एक संत इंसान था जिसका आगे पीछे कोई नहीं था। उस इंसान ने उस बुरी शक्ति को कैद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि वो बुरी शक्ति उसके आंग में ही घुस गई। और घुसने के बाद जब वो बाहर निकलना चाहिए तो उस संत ने पता नहीं कैसे करके उसे अपने शरीर में ही कैद कर लिया और लोगों से कहा कि अब मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरा शरीर ये छोड़कर नहीं जा सकती। आप लोग इस शरीर को बांध दो। उसके बाद उस आदमी के पैरों में बड़ी बड़ी जंजीर डालकर उसे बांध दिया गया
और वो जंजीरें बहुत बड़ी बड़ी कील से बंधी हुई है जो ज़मीन में कई फुट अंदर तक धंसी हुई है। उसका वहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसकी ये सारी बात सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। पता नहीं, कहीं ऐसा भी लग रहा था कि ये सब सच है या झूठ। हालांकि इसके बाद मैंने राजन से एक बार और कहा था कि हम दिन में ज़रूर जाकर देखेंगे और पता करेंगे क्या दिन में भी ऐसे भूत या फिर ऐसी आत्माएं दिखती है या नहीं। जिस पर राजन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई जाने दे, जो हुआ उसे भूल जा। और अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं फिर से उस बुरी आत्मा का सामना एक बार और कर सकूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। हमारी आज की अगली कहानी मयूर की है। तो आगे की कहानी मैं मयूर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी को सुनाऊंगा। मेरा नाम मयूर है और ये बात तब की है जब मेरी उम्र 13 साल की थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं स्कूल से पिकनिक गया हुआ था। जब मैं पिकनिक से आया तब मुझे शाम के 8 बज चुके थे। मुझे बस वालों ने घर पर ड्रॉप कर दिया। मैं अपने घर पर गया तो पता चला कि मेरी मम्मी घर पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गई हुई है। और मेरे पापा जो कि घर पे थे, उन्हें पता नहीं किसी दोस्त का या फिर उनको किसी काम का बार बार फ़ोन आ रहा था। मेरे पापा ने उस वक्त मुझसे कहा कि बेटा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, अगर तुम अकेले रह सकते हो तो मैं काम निपटा के जल्दी आ जाऊंगा और आपकी मम्मा भी बस अभी आती ही होगी। मैंने पापा को हाँ तो कह दिया, लेकिन उस समय मेरी उम्र भी छोटी थी और मैं काफ़ी ज़्यादा डरपोक भी था। हमारी जो बिल्डिंग थी वो सिर्फ 4 माले की थी। हालांकि टेरेस फ्लैट हमारा ही था। चौथे माले पर हमें छोड़कर और कोई नहीं रहता था, क्योंकि हमारे फ्लोर पर सिर्फ 4 ही घर थे, जिसमें से 2 घर में हम रहते थे और बाकी के 2 घरों में कोई नहीं रहता था। तीसरे माले पर भी मुश्किल से एक ही फैमिली रहा करती थी। मैं इसीलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि वो फैमिली को कभी हम देख ही नहीं पाते थे। वो सिर्फ नाम के लिए वहाँ रहती थी। अक्सर उनका आना जाना बाहर ही रहता था। मुश्किल से कभी हफ्ते में 1 या 2 दिन वो लोग रहते थे, बाकी पता नहीं कहाँ रहते थे। सेकंड फ्लोर पर मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम हीना था। वो मुझसे उम्र में 3 साल की बड़ी थी। मैं उसे दीदी कहकर बुलाता था, लेकिन मेरे लिए वो मेरी दोस्त थी, क्योंकि उस बिल्डिंग में मेरा उसके सिवा कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ मैं खेल सकूं। आसपास हमारी बिल्डिंग के भी कोई बिल्डिंग नहीं थी, बस छोटे मोटे घर दिख जाते थे। मुझे आज भी वो बात हीना की बहुत अच्छे से याद है कि उसने मुझसे कहा था कि हमारे बिल्डिंग के टेरेस पर पता नहीं कौन बहुत सारे नींबू डाल कर जाता है। कभी और भी फ्रूट्स अलग किस्म के मिलते हैं। एक बार तो हद ये हो गई थी कि किसी ने मांस तक डालकर चला गया था। पता नहीं वो किसी जानवर का मांस था या इंसान का। हीना हमेशा ये भी कहती थी कि हमारे बिल्डिंग में कोई बुरी चुड़ैल का या बुरी आत्मा का साया है। ऐसा उसने उस बिल्डिंग के ही लोगों से सुना था। मेरे सामने तो लोगों ने कभी ऐसी बात नहीं की थी। शायद मैं बच्चा था और डर जाता, इसीलिए। मैंने हीना से कहा, ये सब बात तुझे कैसे मालूम? जिस पर हीना ने मुझसे कहा कि तेरी मम्मी मेरे घर पर आई थी और तेरी मम्मी ने खुद मेरी मम्मी से ये कहा कि रात के समय मैं जब भी सोती हूँ तो ऐसा लगता है कि बिल्डिंग की छत पर कोई औरत नाच रही हो, और वो भी घुंघरू पहनकर, क्योंकि जब भी वो घुंघरू पहनकर नाचती है तो हमेशा मैंने उसकी आवाज़ को सुना है। कई मर्तबा तो मैं उसके कदमों की आहट को भी महसूस कर पाती हूँ। हालांकि ये सारी बात मेरे हस्बैंड भी मुझसे कहते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा रात में डर जाते हैं। उन्हें भूत प्रेत से आज भी डर लगता है। फिर हीना ने मुझसे कहा कि यही नहीं, बल्कि मेरी मम्मी ने भी तेरी मम्मी से कहा कि इसी वजह से तो ऊपर के फ्लोर के घर यहाँ ना तो कोई लेता है और ना ही कोई भाड़े पर रहने आता है।
आप लोग पहले हो जिन्होंने ये दोनों घर एक साथ ले लिया। फिर हिना ने मुझसे कहा कि तेरी मम्मी ने कहा कि हमें दो इतने बड़े घर एक साथ अटैच करे हुए इतने सस्ते में मिल रहे थे, इसीलिए हमने ले लिया। ये बात कहते कहते हिना एकदम से चुप हो गई। मैं उस समय डर भी बहुत गया था। मैं उससे जिद करने लगा कि दीदी आगे की बात बताओ ना, जिस पर हिना ने कहा कि आगे की बात नहीं बता सकती, वरना तू और भी ज़्यादा डर जाएगा, क्योंकि तेरी उम्र अब भी बहुत कम है। बस एक बात का ख्याल रखना कि ये बात कभी तेरी मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुझे सब कुछ बता दिया है। उस समय मेरे दिमाग में बस यही ख्याल चल रहा था कि क्या पता कहीं मैं घुंघरू की आवाज़ तो ना सुन लूं। वैसे तो मैं रात में 10 बजे के आसपास सो जाया करता था। वो दिन रात के 11 बज गए, ना मम्मी घर में आए ना पापा। मुझे घर में बहुत डर लग रहा था और बस मन में एक ही चीज़ आ रही थी कि शायद अभी कुछ ही देर में मैं घुंघरू की आवाज़ सुनने वाला हूँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो चुड़ैल आज घर में ही आ जाए। उसे ये बात पता तो रहेगी कि मैं आज घर में हूँ, कहीं वो आज घर में आकर मुझ पर हमला ना कर दे। क्योंकि हिना ने मुझसे ये भी कहा था, बड़े लोग इस बिल्डिंग के कहते हैं कि वो चुड़ैल या वो बुरी आत्मा बच्चों के खून की प्यासी है। हालांकि ये सब सुनने में तो उस वक्त बहुत मनगढ़ंत सा लग रहा था, लेकिन जब मैं अकेला था तो वो सारी चीज़ें मैं अपनी आंखों के सामने देख पा रहा था। शायद वो मेरा डर था या वहम। देखते ही देखते घड़ी की सुइयां बढ़ने लगी और आते आते वक्त 12 पर आकर ठहर सा गया। उसके बाद वो दिन मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैंने अपने कानों से घुंघरू की आवाज़ सुनी। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो आवाज़ कभी मुझे घर के दाएं हिस्से से आती तो कभी बाएं हिस्से से। यानी घर में बैठे बैठे मुझे साफ समझ में आ रहा था कि कोई ऊपर से नाचते नाचते दाएं जा रहा है तो कभी बाएं जा रहा है। उसके बाद एक बहुत अजीब सी आवाज़ आई, मानो ऐसा लगा कि टेरेस पर किसी ने बम फोड़ दिया हो। मुझे 1 मिनट के लिए ऐसा लगा कि मैं भी जाकर ऊपर देख लूं, लेकिन मेरे कदम तो घर के बाहर निकलने से ही काँप रहे थे। मैं मन ही मन भगवान को याद कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि मेरे माता पिता को जल्द से जल्द घर पर भेज दो। अभी ये सब चल ही रहा था कि पता नहीं कैसे एकदम से लाइट घर की चले गई। मुझे फिर से एकदम हिना की बात याद आ गई, क्योंकि हिना ने मुझसे ये भी कहा था कि तेरी मम्मी ने मेरी मम्मी से ये भी कहा कि रात में 12 बजे के बाद अपने आप घर की लाइटें बंद हो जाती है। उसके बाद हम कितना भी स्विच को ऑन ऑफ कर ले, लेकिन लाइट नहीं चालू होती। पता नहीं फिर लाइट रात के तकरीबन 1:30 या 2 बजे चालू हो जाती है। ये सब सुनने के बाद मुझे आज वो पूरा नज़ारा याद आ रहा था। और जब मेरे घर की लाइट एकदम से चले गई तो मानो डर से कांपने लगा। मुझे अब हिना की हर वो बात याद आने लगी जो उसने कुछ दिन पहले मुझसे कहा था। उसने मुझसे ये भी कहा था कि नाचते नाचते एकदम से एक बम फूटने की आवाज़ आएगी, उसके बाद सब कुछ एकदम शांत हो जाएगा। फिर ऐसा लगेगा कि कोई तेरे घर का दरवाज़ा खटखटा रहा हो। मैं हिना की ये बात को अभी याद कर ही रहा था कि अचानक से दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ मैंने सुनी। वो आवाज़ ऐसी थी कि मानो मुझे किसी ने ये बोल दिया हो कि अब तेरी मौत दरवाजे पर खड़ी है। मैं डरते डरते दरवाजे के पास तो गया और अंदर से ही जंप मारने लगा ताकि मैं दूरबीन से देख सकूं कहीं मेरे माता पिता तो नहीं आ गए, लेकिन दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं थी। मुझे हिना की अब वो भी बात याद थी जब उसने कहा था कि वो औरत तुम्हें तुम्हारे चाहने वाले के नाम से आवाज़ देगी। ये सारी बात जबकि मेरी मम्मी ने ही उसकी मम्मी से कहा था। मैं मन में उस वक्त ये सोच रहा था कि मम्मी ने ये सब बात मुझे क्यों नहीं बताई। अगर मुझे नहीं पता होती तो आज तो मैं पक्का मारा जाता। और फिर मैंने आवाज़ सुनी, मेरी माता की, जो मुझे ही बाहर से आवाज़ देकर बुला रही थी। मैंने चिल्लाते हुए कहा कि अभी चले जाओ, मैं रात में 1:30 बजे के बाद ही दरवाज़ा खोलूँगा।
ये शायद मेरा बचपना था। और फिर ये आवाज़ एकदम से बंद हो गई। लेकिन 2 ही मिनट बाद फिर से वो खटखटाने की आवाज़ मेरे दरवाजे पर शुरू हो गई। इस बार वो आवाज़ थी मेरे पापा की। मेरे पापा ने कहा, मयूर बेटा, दरवाज़ा खोलो, पापा आए हैं। लेकिन मुझे पता था कि वो मेरे पापा नहीं हैं। मैंने फिर से दरवाज़ा नहीं खोला और अंदर ही घबराते हुए कांपते हुए बैठा रहा। तकरीबन रात के 2:30 बज गए, लेकिन न मेरी माता आई और न ही मेरे पिता। बस जो आ रही थी वो खटखटाने की आवाज़ मेरे घर के दरवाजे से। अब ये सब तो चल ही रहा था कि इतने में मैंने देखा अचानक मेरे घर का पंखा, जो कि चलते चलते एक आवाज़ के साथ नीचे गिरा। और ऐसा लगा कि कोई ऊपर पंखे के यानी छत पर से ड्रिल मशीन लेकर खोदना या खड्डा करना चाह रहा है। मैं बहुत डर गया था। जैसे तैसे वो रात तो निकल गई और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। जब अगली सुबह हुई और मेरे पिताजी घर पर आए और उन्हें जब पता चला कि मेरी माँ पूरी रात घर पर नहीं आई, वो मेरी मम्मी पर बहुत भड़के। लेकिन इसमें मेरी मम्मी की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उस वक्त उनकी मम्मी की तबीयत यानी मेरी नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसीलिए मजबूरन उन्हें वहाँ रात को रुकना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी मयूर की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, हमारी अगली कहानी शिव की है। तो आगे की कहानी मैं आप सभी लोगों को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम शिव है। मैं एक हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की नौकरी करता हूँ। वो हॉस्पिटल देखा जाए तो हमेशा ही खाली रहता है, क्योंकि वो बस्ती से दूर है। वैसे मुझे तो पता नहीं कि वो हॉस्पिटल किसने बनाया था और कब बनाया था। और जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये बात को बीते हुए भी करीबन 9 से 10 साल हो चुके हैं। उस समय ऐसा हुआ करता था कि कभी मेरी डे शिफ्ट होती थी तो कभी नाइट शिफ्ट होती थी। एक बार की बात है कि मैं रात के समय अपने घर से नाइट शिफ्ट के लिए वो हॉस्पिटल में जा रहा था। वैसे तो वहाँ जाने के लिए मुझे अक्सर ही अपनी साइकिल से जाना पड़ता था, क्योंकि पैदल जाना बहुत दूर पड़ जाता था। मैं रात के समय जब अपनी साइकिल लेकर निकला तो रास्ते में एक जगह पर मैंने देखा कि एक औरत अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर रो रही है। उसका बच्चा पूरा खून से सना हुआ है। मुझे रात का वक्त तो याद नहीं, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि तभी 11 या 12 बज रहे होंगे, क्योंकि मैं अपने घर से 11:15 बजे निकला हुआ था। जब मैंने उस औरत को इस हाल में देखा तो मैंने तुरंत ही अपनी साइकिल रुकाई और उसके पास चला गया। उसको कहने लगा कि चलो, मैं आपके बच्चे को हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। वो औरत ने गुस्से में मुझे देखा और मुझे देखकर कहा कि तू इसे बचाएगा। मुझे सुनकर बहुत अजीब सा लगा। मैंने कहा कि मैं कोशिश करूँगा। जिस पर उसने कहा कि कोशिश मत कर, मुझे इंसाफ दिला। मैं उसकी ये बात सुनकर थोड़ा घबरा सा गया कि औरत क्या पागल हो गई है, इतनी रात में यहाँ बैठकर ये सब बात कर रही है। और बच्चा जो कि खून से सना हुआ है, भले ही वो मर चुका था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मर गया है। मैंने उस औरत को कहा कि हुआ क्या। उसने मुझे बताया कि अभी कुछ वक्त पहले यहाँ पर एक ट्रक वाला गुजर रहा था, जिसने हम दोनों माँ बच्चे की जान ले ली। मैंने हंसते हुए कहा कि सच में तू पागल औरत है, क्योंकि अगर वो ट्रक ड्राइवर तेको और तेरे बच्चे को मार देता तो तू अभी यहाँ थोड़ी बैठी होती। जिस पर उसने फिर से गुस्से में कहा कि पहले मेरी बात सुन। मैं भी एकदम सहम गया और उसकी बात सुनने लगा। जिसके बाद उसने मुझसे कहा कि एक ट्रक ड्राइवर ने हम दोनों को उड़ाया और मैं तड़प रही थी। मैं उससे अपनी जान की भीख मांग रही थी, लेकिन वो इस डर के मारे कि उसके ऊपर कहीं पुलिस केस ना हो जाए, वो हमें इसी हालत में छोड़कर चला गया। और वो दिन से मैं इंसाफ मांग रही हूँ। मैंने जब सुना वो दिन तो मैं एकदम आश्चर्य में पड़ गया
मैंने उससे कहा वो दिन मतलब कब से? जब उसने मुझसे कहा कि इस बात को 8 महीने बीत चुके हैं, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। 8 महीने बीत चुके हैं तो बच्चा, और ये मैं मुंह में बड़बड़ाते ही हुए एकदम से चुप हो गया। फिर मैंने अगला सवाल उससे कहा कि अगर 8 महीने हो चुके हैं तो बच्चा अभी तक खून में कैसे सना हुआ है? तो क्या तूने इस बच्चे का अंतिम संस्कार अब तक नहीं किया? जिस पर उसने अब और भी ज़्यादा गुस्से में कहा, अंतिम संस्कार से कुछ नहीं होगा, पहले हमें इंसाफ चाहिए। अभी बस ये सब मेरी और उसकी बातें चल ही रही थी कि मैंने देखा पीछे मेरी सीट पर कोई बच्चा आकर बैठ गया। मैंने जब साइकिल के पीछे देखा तो सच में वही बच्चे की शक्ल थी, जो बच्चे की शक्ल अभी अभी मैंने उसकी माँ के गोद में देखा। मैंने तुरंत ही मुंडी घुमाकर उसकी माँ की तरफ देखा तो उसकी माँ के गोद से बच्चा गायब था, और जो बच्चा मेरे पीछे बैठा हुआ था वो बिल्कुल ठीक ठाक था। मुझे देखकर बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। मैंने सोचा कि अब फिलहाल तो यहाँ से भागने में ही मेरी भलाई है। मैंने खूब तेज साइकिल दौड़ाई, लेकिन अब मैं कुछ ही दूर बढ़ा था कि मैंने देखा सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई, और वो औरत को बचाने की चक्कर में मैं साइकिल से गिर गया और मुझे बहुत चोट आई। उसके बाद कई जगह से तो मेरे बदन से खून भी जा रहा था। मैंने तुरंत ही साइकिल को दौड़ाना फिर से शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे अब हॉस्पिटल पहुंचना था। मेरी नौकरी का भी सवाल था। मैं साइकिल दौड़ाते दौड़ाते अभी बस कुछ ही आगे बढ़ा रहूँगा कि फिर से वो औरत मुझे सामने दिखाई देने लगी। इस बार तो मैंने सोचा कि अगर साइकिल से उसे ठोकना पड़े तो ठोक भी दूंगा, क्योंकि वो औरत नहीं है, वो आती है एक हवा के जैसा और पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। लेकिन मैंने देखा कि जैसे ही साइकिल उसके एकदम नज़दीक गई, वैसे ही एकदम से साइकिल अपने आप एक झटके से रुक गई, मानो किसी ने एक झटके से उस साइकिल को पूरी ताकत से रोक दिया हो। और सच में हुआ भी वैसा ही। जब मैंने साइकिल के टायर को देखा तो वो बिल्कुल ठीक थे, ब्रेक तो मैंने दबाया नहीं था, लेकिन पीछे वो बच्चा एक हाथ से मेरी साइकिल को पकड़कर मुझे देखकर हंस रहा था। भला एक बच्चे में इतनी ताकत कहाँ से आ सकती है? इसके बाद वो बच्चे ने मुंह खोला। जब उसने मुंह खोला तो उसका मुंह खुलता ही चला गया, यहाँ तक कि उसके जो नीचे के दांत थे वो उसकी छाती तक आ गए। इतना बड़ा मुंह खोलना किसी इंसान के बस में था ही नहीं। मैं बहुत घबरा गया था, और जब मैंने सामने देखा तो जो औरत यानी कि वो बच्चे की माँ, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। मैं फिर से साइकिल दौड़ाने ही वाला था कि पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि शायद ये आत्माएं मुझसे कुछ कहना चाहती है। और अब तक मैं ये साफ साफ समझ चुका था कि वो कोई इंसान नहीं, बल्कि किसी माँ और बच्चे की आत्मा है। मैंने साइकिल को वहीं साइड में लगा दिया और उतर कर खड़ा हो गया। उन दोनों को चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि मेरे सामने आओ और आकर मुझसे बात करो। वो दोनों सामने ऐसा आ गए कि मानो एक वक्त तो लगा कि भगवान प्रकट हो गए हो। मैं उन्हें देखकर डरा नहीं और उनसे बात करना चाहा। वो लोग ने भी मुझे सारी बात बिल्कुल खुल खुल कर बताई। मैंने उनसे कहा कि इंसाफ के लिए तुम्हें मैं ही मिला, और अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए था तो 8 महीनों से तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर उस औरत ने कहा कि यहाँ पर रात के समय जितने भी लोग जाते हैं, हम सबसे इंसाफ मांगते हैं, लेकिन लोग यहाँ से भाग जाते हैं। हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते, वरना अब तक इस रास्ते पर कईयों की मौत हो गई होती। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी और शायद कहीं ना कहीं मेरे मन को छू गई थी। मैं तुरंत ही हॉस्पिटल जाने की बजाय पुलिस स्टेशन गया और जाकर वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज की। उसके बाद जब मैं उस पुलिस स्टेशन से निकला तो वो माँ बेटे मुझे अपने ही सामने दिखे, और फिर मैंने उनसे कहा कि मैंने वो ट्रक ड्राइवर का नंबर पुलिस स्टेशन में दे दिया है, बहुत जल्दी ही आप लोगों को इंसाफ मिल जाएगा। इसके बाद मैंने देखा कि वो माँ और बेटे पता नहीं कैसे एकदम से हवा में गायब हो गए। शायद खुश होकर वो लोगों को मुक्ति मिल गई थी, या पता नहीं वो लोग आज भी
कहीं भटक रहे हो, क्योंकि वो दिन के बाद से वो माँ बेटे की आत्मा कभी मुझे उस रास्ते पर दिखाई नहीं दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की तीसरी कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। हमारी आज की अगली कहानी कहानी नहीं बल्कि एक छोटी सी घटना है, और ये घटना हमें मयूर जी ने ही भेजी है। तो चलिए, ये छोटी सी घटना भी मैं आप लोगों को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम मयूर है। मैंने आपको पहले भी एक कहानी भेजी थी, और ये मेरी दूसरी एक छोटी सी घटना है जो अभी कुछ समय पहले ही मेरे साथ घटी। इसे घटे हुए मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ है, क्योंकि ये बात इसी साल के जनवरी महीने की है। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं अपने घर पर आराम से लेटा हुआ था, और लेटे लेटे मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। 15 या 20 मिनट ही बीते होंगे कि मेरी मम्मी मुझसे आकर कहने लगी कि जा, जल्दी नीचे जा, तुझे तेरे पापा ने बुलाया है। मैं जब नीचे गया तो वहाँ पर पापा थे ही नहीं। मुझे बहुत अजीब सा लगा कि मम्मी पापा तो नीचे है ही नहीं। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से सच कहूँ तो जब मेरे साथ ये भूतिया घटना हुई थी, जब मेरी उम्र 13 साल की थी, उसके 2 साल बाद ही मेरे पापा का देहांत हो गया था, और आज मेरी उम्र 22 साल है। मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए इस दुनिया से। उनका अफसोस मुझे आज भी बहुत है, लेकिन उस समय शायद मैं नींद से उठा हुआ था, इसीलिए मुझे समझ नहीं आया, और मैं भी अपनी मम्मी की बात मानकर तुरंत ही नीचे उतर गया। जब नीचे उतर गया तो मुझे याद आया कि पापा का देहांत हुए तो काफ़ी वक्त हो चुका है। मैं ऊपर जाकर मम्मी को चिल्लाने लगा कि मम्मी, ये कैसा मजाक है? आप सबको बोलते हो कि पापा आपको दिखते हैं, लेकिन आपने तो आज कमाल ही कर दिया। आपने मुझे नीचे भेज दिया। मैं भी नींद में था, जिसकी वजह से समझ नहीं पाया। मम्मी ने मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, कुछ भी क्या बोलता है? देख, तेरे पापा तेरे पीछे ही खड़े हैं। दोस्तों, आप यकीन मानिए, मेरी मम्मी को मेरे पापा दिखते ही रहते थे। और जिस दिन मेरी मम्मी ने जब मुझसे कहा कि जा, तेरे पापा तुझे नीचे बुला रहे हैं, और जब मैं ऊपर आया, मैं वो दिन समझ गया था कि अब पानी सर से ऊपर हो गया है। मुझे मम्मी को या तो किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा या फिर पागल खाने में भर्ती करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मन ये बात जानता था कि मेरी माँ पागल नहीं है। इसीलिए मैंने एक पंडित जी को ये सारी बात बताई। पंडित जी ने जिस पर कहा कि तुम्हारे पापा की आत्मा आज भी तुम्हारी मम्मी को देखती है, उनसे बात करती है, और तुम्हारी मम्मी भी उनसे बात करते हैं। हालांकि तुम्हारे पापा की आत्मा तुम्हारी मम्मी को या तुमको चोट नहीं पहुंचाना चाहती। अगर वो दोनों इसी में खुश है तो उन्हें इसी में ही खुश रहने दो। दोस्तों, वो दिन के बाद से आज तक जब भी मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि तेरे पापा ये काम कर रहे हैं या तेरे पापा बेडरूम में है, जो कुछ भी, तो मैं उनकी बात बहुत आसानी से मान जाता हूँ, और मुझे भी इसमें कोई तकलीफ़ नहीं कि मेरे पापा की आत्मा आज भी हमारे साथ रहती है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी आखिरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को इसमें से क्या अच्छा लगा। और जाते जाते बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, मिलते हैं अब हमारी अगली वीडियो में। हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जाकर हमारी दूसरी ऑडियोज़ वीडियोज़ भी ज़रूर देखें और सुने। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप लोग मुझे अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक भी है और हमारा ईमेल आईडी भी है। आप लोग हमें वहाँ पर भेज सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की पहली कहानी की तरफ। हमारी आज की पहली कहानी रोहित की है। ये बात तब की है जब रोहित नया नया डॉक्टर बन रहा था। आगे की कहानी मैं आप लोगों को रोहित के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रोहित है। जब मैं डॉक्टरी की पढ़ाई
पूरी कर चुका था, तब मुझे पोस्टमार्टम के लिए एक जगह पर नौकरी मिल गई थी। मैं काफ़ी खुश था, लेकिन डरता बहुत था, क्योंकि एक लाश का पोस्टमार्टम करना कोई आसान बात नहीं होती। मैंने इससे पहले कुछ लोगों के मुंह से ऐसा सुना था कि जब भी वो लोग पोस्टमार्टम रात के समय करते हैं तो डर ना लगे इस वजह से थोड़ी सी दारू पी लिया करते थे। हालांकि ये सब तो बहुत पहले हुआ करता था, अब तो ये सब नहीं होता है। मुझे सुनकर बहुत अजीब लगता था कि दारू पीकर क्यों, लेकिन जब मेरा पहला दिन था तब मुझे एहसास हुआ, इंसान की खोपड़ी या इंसान का जिस्म, उसको काटना या तोड़ना उतना आसान नहीं होता। मरने के बाद इंसान का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। मैंने अपनी आंखों से जब पोस्टमार्टम करते हुए देखा था पहली मर्तबा, तो मानो मेरे तो होश उड़ गए थे। उस इंसान की खोपड़ी तोड़ने के लिए वो लोग उसकी खोपड़ी पर जोर जोर से मार रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था कि किसी पत्थर को तोड़ने का काम दे दिया गया हो। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने डॉक्टर से भी पूछा था कि डॉक्टर, ये इतनी बेरहमी से क्यों? डॉक्टर ने कहा कि ये हमारा पेशा ही है, और अगर ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप बताओ ये खोपड़ी खुलेगी कैसे? मुझे ये सब देखकर बहुत डर लगता था, लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि जब भी कोई पोस्टमार्टम मैं करता था तो मेरे साथ दो लोग तो रहते ही थे। लेकिन एक बार ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जिसे देखने के बाद मैंने अपनी जॉब ही छोड़ दी। अगर दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं और इंसान के पोस्टमार्टम को लेके आपके लिए सेंसिटिव बातें हैं, तो आप लोग इस कहानी को यहाँ पर स्किप कर दीजिए, और इस कहानी के बाद से जो हमारी अगली कहानियाँ हैं आप लोग जाकर वो सुनिए। ये काफ़ी डरावनी भी है। हुआ कुछ ऐसा था कि एक बार रात के समय जब मैं एक बॉडी का पोस्टमार्टम करने गया तो मेरे साथ दो लोग और थे। मैं आप लोगों को एक बात और ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर हमारा पोस्टमार्टम का डिपार्टमेंट है वो हॉस्पिटल से अलग हटकर ही था। पता नहीं उस हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम का डिपार्टमेंट इतना अलग क्यों बनाया गया था। मानो उस डिपार्टमेंट के बाहर जाते ही एक डर लगने लगता, बदन में एक सिरहन सी दौड़ने लगती थी। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो मैंने लाश को देखा। लाश को देखकर मुझे पहले से ही बहुत डर लगता था, लेकिन मेरे साथ दो लोग तो थे ही। हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी जल्दी ही देनी थी, इसीलिए हम तीनों ही लोग जल्द से जल्द पोस्टमार्टम के काम में लग गए। जब हम तीनों अंदर गए और पोस्टमार्टम शुरू किया कि तभी ही हम तीनों में से एक को बार बार उसके घर से कॉल आ रहा था, इसीलिए उसे बाहर निकलना पड़ा। अब हम बचे दो लोग। हम दो में से थोड़ा थोड़ा काम हम दोनों ही कर रहे थे कि अचानक जो मेरे साथ वाला दूसरा था उसने मुझसे कहा, यार मैं 2 मिनट में अब भी वॉशरूम से आता हूँ। अब मानो अकेला मुझे वहाँ पर रहना ये किसी डर से खाली नहीं। रूम में एकदम गहरा सन्नाटा था और लाइट्स भी हर जगह नहीं थी। बस जिस टेबल पर पोस्टमार्टम हो रहा था उसके ऊपर ही दो बड़े बड़े बल्ब जल रहे थे। आसपास हर जगह लाश ही लाश रखी हुई थी। एक तो वो जहाँ पोस्टमार्टम होता है वहाँ पर एसी काफ़ी फास्ट होता है। ठंड, अंधेरा और लाशों के बीच में ये मंजर हद से ज़्यादा डरावना लग रहा था। मेरे हाथ में पोस्टमार्टम के सारे औजार रखे हुए थे। मैंने उस लाश की खोपड़ी को खोलना शुरू किया। एक अजीब बात मैंने ये देखी कि जैसे ही मैं उसकी खोपड़ी खोलना शुरू किया, उसके हलक में से एक अजीब सी आवाज़ निकली। वो आवाज़ कैसे निकली ये मुझे समझ नहीं आया, लेकिन बात ये थी कि एक मरा हुआ इंसान आवाज़ कैसे कर सकता है। मैं डर के मारे 2 कदम एक झटके से पीछे हटा और पीछे हटते साथ ही गिर गया, क्योंकि मेरे पैरों में एक लाश और पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से मैं गिर गया। पता नहीं मैं कैसे गिरा था, लेकिन जब मैं उठने लगा तो मैंने देखा कि मेरी छाती पर कोई चीज़ रखी हुई है जिसका वज़न मैं महसूस कर पा रहा था। मैंने जब
मुंडी घुमाकर देखा तो मैंने पाया कि जो लाश की वजह से मैं नीचे गिरा, उसका हाथ मेरी छाती पर रखा हुआ है। मानो 1 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरे बदन से जान ही निकल गई। मैं हड़बड़ाते हुए उठा और दरवाजे की तरफ भागा। मैं दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि बस तभी ही दरवाजे को किसी ने बाहर की तरफ से खोल दिया। जब मैंने देखा तो ये मेरा वही कलीग था जिसके घर से उसे बार बार फ़ोन आ रहा था। मैं उससे कुछ कहता उससे पहले ही उसने मुझसे कहा कि यार, तू आज यहाँ संभाल ले, तू और जो दूसरा लड़का है, क्योंकि मेरे घर पर कुछ इमरजेंसी प्रॉब्लम आ गई है, मुझे जाना पड़ेगा। अब मैं उसे मना भी कैसे करता। उसने ये कहा और वहाँ से निकल गया। मैं निराश झुके हुए कंधों के साथ उसी पोस्टमार्टम के रूम के दरवाजे पर चुपचाप खड़ा हो गया। अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि जो दूसरा बंदा मेरे पास था वो जब आएगा तब मैं अंदर जाऊंगा। लेकिन देखते ही देखते वक्त गुजरता जा रहा था। उसे 10 मिनट हो चुकी थी लेकिन वो आया नहीं था। मैंने फिर से अंदर घुसने का सोच लिया क्योंकि हमें जल्द से जल्द रिपोर्ट देनी थी। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि हम जिस बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे थे वो बॉडी अब टेबल पर नहीं है, बल्कि टेबल के नीचे गिरी हुई है। मुझे ये देखकर अजीब सा लगा कि बॉडी तो ऊपर ही थी, ये नीचे कैसे गिर गई। और टेबल इतना भी छोटा नहीं था कि हल्का सा धक्का लगने पर एक लाश टेबल पर से गिर जाए। मैं अब वो लाश को उठाने लगा। अकेला जानता था नहीं हो पाएगा, लेकिन करता भी तो क्या, वहाँ कोई था ही नहीं। मैं अपनी जी जान की ताकत लगाकर उसे जैसा तैसा उठा ही रहा था कि अचानक फिर से मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया। इस मर्तबा आधी खुली हुई खोपड़ी वाली लाश मेरे ऊपर गिर गई और मानो डर के मारे मेरी जान निकल गई। जैसे ही वो मेरे ऊपर गिरी मैंने ज़ोर से चिल्लाया। मेरी आवाज़ सुनकर लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। मेरे ऊपर वो लाश गिरने के बाद इतनी वजनदार लग रही थी जैसा कि किसी ने मेरे ऊपर पहाड़ रख दिया हो। उसे हटाने की कोशिश कर रहा था लेकिन हटा ही नहीं पा रहा था। उसके मुंह से राल गिर रही थी, बदन में से बहुत बास मार रही थी। शायद लाश खराब हो गई थी। मैं जैसा तैसा उसे धक्का दिया, उसे हटाया और खुद उठकर खड़ा हो गया। खड़े हो जाने के बाद जब मैंने उसे देखा तो मानो ऐसा डर लग रहा था कि जो डर मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी महसूस नहीं किया। और फिर अचानक से एक आवाज़ आई दरवाज़ा खुलने की। जब मैंने देखा तो ये मेरा वही कलीग था जो वॉशरूम गया था। मैंने उसे बहुत चिल्लाया। उसने मुझसे कहा, अरे यार, क्या बताऊँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। मुझे अभी भी लूज़ मोशन हो रहे हैं और बार बार वॉमिट जैसा हो रहा है। मेरे से बिल्कुल नहीं हो पा रहा है काम। मेरी तबीयत भी बहुत बिगड़ गई है। मैंने उसकी ये बात सुनकर कहा, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो तू थोड़ी देर आराम कर ले, जा बैठ जा। लेकिन वो मुर्दा घर के अंदर नहीं बल्कि मुझे कहते हुए बाहर निकला कि मैं थोड़ी देर आराम कर लूँगा बाहर। और मेरे पास उस वक्त कुछ अल्फाज ही नहीं थे कि उसे बोल पाता। अब जैसे ही मैंने मुंडी अपनी उस लाश की तरफ घुमाया तो देखा कि वो पोस्टमार्टम वाली लाश नीचे नहीं बल्कि टेबल पर रखी हुई है। मुझे ये सब देखकर बहुत आश्चर्य जैसा लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं ये सोचा कि अपने काम पर ध्यान देता हूँ। रिपोर्ट तैयार करके जितना जल्दी इनको दूंगा उतना ही जल्दी मुझे भी अपने काम से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे ही मैं उसकी छाती को खोलने लगा तो मानो उसने एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया। ये देखकर मेरी जान निकल गई और उसने हाथ इतना कस के मेरा पकड़ा था कि ऐसा लग रहा था किसी ने मेरा हाथ जंजीरों से जकड़ दिया है। इसके बाद वो मुझसे बोला, मैं मरा नहीं हूँ। मुझे ये देखकर बहुत अजीब लग रहा था। मैं करता तो क्या, मैं बस घबराते हुए हड़बड़ाते हुए उसे बोला कि हाँ, मुझे मुझे मालूम है कि तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो। उसने अगला सवाल किया, जब मैं मरा ही नहीं तो मेरा पोस्टमार्टम क्यों कर रहे हो। मैंने फिर से हड़बड़ाते हुए उसे कहा कि मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, ये तो
लोग मुझे बोल रहे हैं और पुलिस वाले मुझे बोल रहे हैं, और पुलिस के मुताबिक तो तुम 3 दिन पहले ही मर चुके हो। उसने फिर से कहा कि मैं मरा नहीं। कहा ना एक बार। मैं डरते हुए उसे कहा कि हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी पुलिस को जाकर बोलता हूँ कि तुम मरे नहीं हो और आपका पोस्टमार्टम भी नहीं होगा। मैं जैसे ही दरवाजे के बाहर जाने लगा कि उसने एक जोर की आवाज़ लगाई, जिसके बाद मेरे कदम वहीं जम गए। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसने सचमुच अपना हाथ उठाया और इशारा करके मुझे अपनी तरफ बुलाया। मैं डरते डरते उसके पास गया तो उसने फिर से मुझसे कहा, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा रिपोर्ट में मैं कहता हूँ वैसा लिख दो। मैंने कहा, लेकिन मेरे बाद दूसरे डॉक्टर्स भी चेक करेंगे कि आपका पोस्टमार्टम हुआ है कि नहीं। उसने कहा कि ये सारी बातें तुम मुझ पर छोड़ दो। और फिर मैं भी चुपचाप आधा घंटा वहीं बैठकर बाहर निकल गया। ये हादसे के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आगे कभी जॉब कर सकूं। एक डर तो मुझे ये भी सताता था कि क्या पता मेरी चोरी पकड़ में ना आ जाए, कि मैंने पोस्टमार्टम तो किया ही नहीं और झूठी रिपोर्ट उन लोगों को दे दिया था। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की पहली कहानी, जो कि मैंने एक वेबसाइट से उठाई थी। मुझे बहुत अच्छी लगी और आप यकीन मानो, जब ये कहानी मैं अकेले पढ़ रहा था तब मुझे खुद में भी डर महसूस हो रहा था। उम्मीद करता हूँ जो लोगों ने ये कहानी सुने होंगे उन्हें भी डर ज़रूर लगा होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। अब बढ़ते हैं हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, हमारी आज की अगली कहानी वेनू की है। तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम वेनू है। ये बात आज से 5 साल पहले की है। 2015 के नवंबर महीने की है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की से प्यार किया था और मुझे प्यार में धोखा ही मिला। मुझे वैसे तो हर कोई कहता था कि ये सब चक्कर अच्छा नहीं है, लेकिन जो लोग प्यार में पड़े हैं वो तो जानते ही होंगे, जब किसी से प्यार हो जाता है तो आदमी कुछ समझ नहीं पाता है। हमारा प्यार तो वैसे 6 या 7 महीना ही चला और उसके बाद मुझे अचानक पता चला कि उसकी शादी है। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं वैसे रहता तो शहर में हूँ, लेकिन उसकी याद भुलाने के लिए मैं अपने गांव जाने का निर्णय ले चुका था। हो कुछ ऐसा रहा था कि मैं जब भी अपने एरिया में घूमता फिरता तो हर जगह हर पल मुझे उसकी याद आती कि हम कब कहाँ मिले और कैसे कैसे बातें किए। उसे भुलाने के लिए ही मैं अपने गांव चला गया। ये बात बिल्कुल सच है कि आज भी हिंदुस्तान में कई ऐसे गांव हैं जो अब भी डेवलप नहीं हुए, या फिर यूँ कहिए कि ऐसे कई गांव हैं जहां पर सूरज डूबने के बाद ही लोग सोने चले जाते हैं। मेरा गांव भी उन्हीं गांव में से एक गांव है। जब मैं अपने गांव जा रहा था तो अपने साथ काफ़ी सारे सिगरेट्स के पैकेट लेकर जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे गांव में सिगरेट्स भी नहीं मिलती है। रात के कुछ 9:30 या 10 बज रहे होंगे। मुझे रात के समय नींद ही नहीं आ रही थी। मेरे गांव में सब सो चुके थे। आसपास के घर वाले भी शायद गहरी नींद में होंगे, क्योंकि सबके घर की बत्तियां बुझी हुई थी। बस रात में आवाज़ें आ रही थी, कुछ कुत्तों की भौंकने की तो कुछ कुत्तों की रोने की। गांव में जो मेरी बुआ थी, मैंने उनसे कहा कि रात के अभी तो 9:30 ही बज रहे हैं, इतना सन्नाटा हो गया। मेरी बुआ ने कहा कि बेटा, ये शहर नहीं, ये गांव है। यहाँ पर लोग सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक काम किया करते हैं। उसके बाद घर पर आकर खाना खाकर ऐसे थक जाते हैं कि लेटते साथ ही तुरंत सो जाते हैं। मैंने भी बुआ की बात सुन ली और बिस्तर पर लेटा था, बस करवटें बदल रहा था। ना चाहते हुए भी बार बार मुझे उस लड़की की याद सताते रहती थी। देखते ही देखते रात के 12:30 कब बज गए पता ही नहीं चला। रात के वक्त और भी ज़्यादा घना अंधेरा और सन्नाटा छा गया। नवंबर का महीना था, इसीलिए ठंडी भी बहुत ज़ोरदार थी।
मैं चुपचाप अपने घर के बाहर निकला और आंगन में पड़ी एक चारपाई पर जाकर लेट गया। आसमान को ही देख रहा था, कभी तारे देखता तो कभी चांद, और उसे भुलाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे याद आया कि अरे सिगरेट का पैकेट तो अंदर ही है। मैं चुपचाप घर के अंदर गया, सिगरेट का पैकेट लेकर आया और बाहर सिगरेट जलाकर सिगरेट पीने लगा। जो कुत्तों की आवाज़ भौंकने की और रोने की आ रही थी, वो तो काफ़ी देर पहले ही बंद हो चुकी थी। लेकिन फिर एकदम से अचानक कुत्तों की रोने की आवाज़ शुरू हुई, और इस बार जो आवाज़ शुरू हुई, मानो वो डरा देने वाली आवाज़ से बिल्कुल कम नहीं थी। क्या पता क्यों मुझे उनकी आवाज़ सुनकर डर सा महसूस हो रहा था। अब तक जो मैं लड़की की याद में देवदास बना बैठा था, अब मुझे अपनी जान की चिंता हो रही थी। मैंने चारपाई को आंगन से उठाया और घर के दरवाजे के बाहर एकदम लग कर ही चारपाई रख दिया और वहाँ लेट गया। अभी तो मैंने सिगरेट जलाया था, इसीलिए अंदर भी नहीं जा सकता था। मैंने सोचा कि 2 मिनट में सिगरेट ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मैं अंदर चले जाऊँगा। लेकिन वो 2 मिनट में कुछ अजीब सा मेरे साथ हुआ कुछ ऐसा कि हमारे घर के बाहर छोटा सा आंगन है, और आंगन को पार कर लेने के बाद हमारे घर का मेन गेट आता है, जो कि नाम का है। मैंने देखा कि जो गेट लोखंड का था, वो धीमे धीमे हिलने लगा। हालांकि हवा में इतनी ताकत नहीं थी कि उस गेट को हिला सके, और उसकी चरमराती हुई आवाज़ भी अब मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। जब भी वो गेट अंदर की तरफ झूलता तो मुझे साफ दिखाई देता कि बाहर कोई खड़ा है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो गेट फिर से बंद हो जाता। फिर जब वो अंदर की तरफ खुलता तो मुझे साफ दिखाई देता कि आंगन के बाहर कोई खड़ा है, और उसकी नज़रें मुझ पर ही है। वो मुझे घूर घूर के देख रहा है। कुत्ते जो कि बहुत रो रहे थे, अब वो देखते ही देखते सब मेरे आंगन के गेट के पास ही जमा हो गए, और मानो ऐसा रो रहे थे जैसा कि मेरे ही घर में उन्हें कोई भूत या प्रेत दिखाई दिया हो। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। मैंने नीचे पड़ा हुआ टॉर्च उठाया और चुपचाप गेट की तरफ दबे कदमों से आगे बढ़ने लगा। मैं इस तरीके से गेट की तरफ आगे बढ़ रहा था कि अगर कोई गेट के बाहर हो तो वो मुझे देखकर भाग ना जाए। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि कोई गेट की तरफ आ रहा है। जैसे ही मैं गेट के पास पहुंचा, मैंने एक झटके से धक्का देकर गेट को खोल दिया, और मैंने देखा कि सामने एक बहुत खूबसूरत औरत खड़ी हुई है, जिसके हाथ पैर पूरे जले हुए हैं, और देखते ही देखते उसके मुंह से खून बहना चालू हो गया। मैं ये देखकर डर सा गया, और फिर मैंने देखा कि वो कुत्ते जितने भी रो रहे थे, वो सब उसी औरत को देखकर रो रहे थे। यही नहीं, बल्कि सब कुत्तों ने एक घेरा बना लिया था, और वो औरत बीच में खड़ी थी। वो औरत मुझे हाथ उठाकर अपनी तरफ आने का इशारा कर रही थी, लेकिन मैं जानता था बाहर निकलना इस वक्त खतरे से खाली नहीं। मैं तुरंत पीछे पलटा और घर की तरफ भागा, लेकिन पता नहीं कहाँ से वो ऐसा उड़कर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। यानी अब वो औरत मेरे घर के आंगन में थी। कुत्तों की रोने की आवाज़ अब और भी ज़्यादा बढ़ गई। जो कुत्ते हमारे आंगन के गेट के बाहर थे, वो देखते ही देखते सब आंगन के अंदर आ गए, और मैं डर के मारे काँप रहा था कि पता नहीं भगवान को मेरी शायद कौन सी अदा पसंद आ गई थी कि अचानक से मेरे घर का दरवाज़ा खुला, और मेरी बुआ और मेरे बुआ के पति, ये दोनों ही दरवाजे पर खड़े थे, मुझे देखकर अपनी तरफ आने का इशारा कर रहे थे। मेरी बुआ ने दरवाजे से ही आवाज़ लगाई, वहाँ क्यों खड़ा है, और ये इतने सारे कुत्ते आंगन में कैसे आ गए? मैंने जिस पर कहा कि मुझे मालूम नहीं, मैं अपनी बुआ को कैसे बताऊं कि मेरे सामने एक औरत खड़ी हुई है, और वो ज़रूर एक चुड़ैल है। शायद मेरी बुआ और उनके पति ये चुड़ैल को नहीं देख पा रहे थे। मैं आगे कैसे बढ़ूं? उस चुड़ैल ने तो मेरा रास्ता रोक रखा था। मैं हल्का सा दाएं हुआ और आगे बढ़ने लगा, लेकिन
वो चुड़ैल फिर से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। इसके बाद मैं जी जान लगा के वहाँ से भागा, लेकिन कैसे उसने मेरी पीठ पर एक जोर का धक्का दिया, जिसके बाद मैं मुंह के बल गिरा। मेरा मुंह फूट गया और मेरे मुंह से खून बहना शुरू हो गया। ये देखकर मेरी बुआ और उनके हस्बैंड भागते हुए मेरी तरफ आए। उन्होंने आकर मुझे उठाया और घर के अंदर लेकर चले गए। उस रात तो मैंने कुछ नहीं बोला कि बुआ डर जाएगी, लेकिन अगले दिन मैंने बुआ को सारी बातें बताई, और जिस पर बुआ का जवाब सुन के मैं दंग रह गया। बुआ ने कहा कि ये चुड़ैल हमारे गांव में आज से नहीं, बहुत पहले से है। हमने तुझे इस बारे में इसलिए नहीं बताया कि तू डर जाएगा, और कुछ लोग जिन्होंने इसे देखा नहीं वो इसे वहम मानते हैं। हालांकि देखा तो मैंने और मेरे पति ने भी नहीं है, फिर भी हम इस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जो मेरी बुआ के पति थे उनके माता पिता ने उस चुड़ैल को देखने का दावा किया था। गांव में कुछ लोगों ने सचमुच उसे देखा था। शायद इसीलिए गांव के कुछ लोग रात के समय जल्दी ही सो जाते हैं कि उन्हें चुड़ैल का सामना नहीं करना पड़े। एक बात उसमें और अजीब ये थी कि जो इंसान उस चुड़ैल को जिस हालत में देखता है उसके साथ वैसा ही होता है। जैसा कि मैंने देखा, उसके मुंह से खून बह रहा था, इसीलिए मेरा भी मुंह फूट गया और मेरे भी मुंह से खून बहने लगा। इसके बाद मुझे अचानक से एक बात याद आई, जिसकी वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी बुआ से कहा कि बुआ, उस चुड़ैल में मैंने एक और चीज़ देखा था। बुआ ने डरते हुए पूछा, क्या? मैंने कहा कि मैंने देखा उसके दोनों हाथ और दोनों पैर जले हुए हैं। बुआ इस बात से बहुत ज़्यादा डर गई। उसने तुरंत अपने पति से कहा कि इसे आज के आज, बल्कि अभी के अभी शहर छोड़ आओ, वरना हो सकता है कि आज रात तक या फिर आज रात में ही इसका शरीर पूरा जल जाए। मेरे बुआ के पति ने भी तुरंत ही मुझे वहाँ से उठाया, मेरे कपड़े बांधे और मुझे शहर लाकर छोड़ दिया। उसके बाद से मैं अपने बुआ के गांव नहीं गया। वो मुझसे मिलने आते रहती है। इस बार भी वो जब आई थी तब मुझे बहुत जिद कर रही थी कि गांव चल, हमारे वहाँ चलकर कुछ दिन बिता ले, लेकिन हाँ, रात में बाहर मत निकलना। बुआ बताती है कि आज तो उनका गांव बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया है। रात के समय लोग अब घूमते फिरते भी है, और जो लोग पहले 8 या 9 बजे सो जाया करते थे, अब वो लोग 12 बजे तक जागते हैं। लेकिन उस चुड़ैल का कहर अब भी गांव में ख़त्म नहीं हुआ। आज भी उस गांव के 10 या 20% लोग ऐसे हैं जो उस चुड़ैल के होने का और देखने का दावा करते रहते हैं। बल्कि कुछ समय समय के बीच में नए नए लोग भी आकर कहते हैं कि आप लोगों के गांव में चुड़ैल है और हमने उसे महसूस किया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की अगली कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी भी पसंद आई होगी। दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोस का मज़ा तो लेते हैं, लेकिन ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। तो आप सभी लोगों से एक विनती है कि जब भी आप लोगों को वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में जाकर लिखना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, हमारी आज की अगली कहानी ऋषभ की है। तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम ऋषभ है। ये बात तब की है जब मैंने 2002 में नया नया घर लिया हुआ था। मैं रेंट पे रहा करता था, इसीलिए हर 1 साल में या 2 साल में मुझे अपना घर बदलना ही पड़ता था। जब मैंने अपना घर बदल कर एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ, तब मैंने देखा कि उस बिल्डिंग में बहुत कम घर ही थे जिसमें टेनेंट्स रहने आए हुए थे। बाकी पूरी बिल्डिंग खाली थी। मेरा घर 6ठे माले पर था। 7वां माला बिल्कुल खाली था। 5वें माले पे भी इक्का दुक्का घर थे। ऐसे ही पूरा पहले माले तक हर फ्लोर पे 1 या 2 ही फैमिली रहा करती थी। जब मैं अपना सामान शिफ्ट कर रहा था 6ठे माले पर, तब मुझे उस बिल्डिंग की एक औरत मिली और उसने मुझसे कहा कि आप 6ठे माले पर आए हो ना? मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल।
फिर उसने अजीब से अंदाज में कहा कि छठे माले पर तो अभी तक कोई भी टेनेंट रहने नहीं आया है, शायद आप पहले हो। मैंने फिर से मुंडी हिलाते हुए कहा, जी हाँ, मैं पहला हूँ। इसके बाद उसने एक बहुत अजीब सी बात कही जो सुनकर मुझे शक तो हुआ, लेकिन मैं चुपचाप आगे बढ़ गया। उसने कहा कि अब पांचवें माले वालों की सच्चाई सबके सामने आएगी। मैं ये बात सुनकर वहीं एकदम से रुक गया, उसकी तरफ मुंडी करी और उससे पूछने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। सिक्योरिटी जो वहाँ पर मौजूद था, मैंने उस वॉचमैन से पूछा कि भाई सच्चाई क्या है। उसने बताया कि साहब, पिछले कई दिनों से ये 5 माले वाले एक ही कंप्लेंट किया करते हैं सोसाइटी ऑफिस में कि रात के 12 बजते ही इन्हें ऐसा लगता है कि 6 माले से कोई 7 माला अपना सामान चढ़ा रहा है तो कोई उतार रहा है। कहते हैं कि बड़े पलंग या फिर बड़े कबाड़ की सीढ़ियों से टकराने की आवाज़ इन्हें रात भर नींद से जगाते रहती है। मुझे ये सुनकर बहुत अजीब सा लगा और मैंने वॉचमैन को देखकर कहा कि ये सब कैसे हो सकता है, क्योंकि छठे और सातवें माले पर तो कोई रहता ही नहीं और मैं पहला ही तो आदमी हूँ जो यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। वॉचमैन ने कहा, बिल्कुल आपने सच कहा साहब, तभी तो ये आंटी ने कहा कि अब सच्चाई मालूम पड़ेगी। बिल्डिंग के कई लोगों को ऐसा शक है कि ये 5 माले वाले दोनों ही लोग झूठ बोल रहे हैं, यानी कि 5 माले पर सिर्फ 2 ही टेनेंट थे। अब ये भी नहीं हो सकता कि दोनों ही झूठ बोल रहे हो, लेकिन सबको ऐसा लगता है कि ये झूठ बात कर रहे हैं। पता नहीं साहब सच्चाई क्या है। मैंने सारी वॉचमैन की बात सुनी और चुपचाप ऊपर चला गया। मैं शिफ्टिंग की वजह से बहुत ज़्यादा थका हुआ भी था, इसीलिए घर पर जाते साथ खाना वगैरह खाया और सोने चले गया। मैं कुछ तकरीबन शाम के 8 साढ़े 8 बजे सो गया था कि 12:30 बजे मेरी एक बहुत ज़ोर की आवाज़ के साथ आँख खुली। वो आवाज़ सचमुच ऐसी थी कि कोई 7 माले से अपना बड़ा बड़ा फर्नीचर नीचे उतार रहा हो। मुझे ये आवाज़ सुनकर काफ़ी डर सा महसूस होने लगा। मैं तुरंत दरवाजे के पास भागा कि दरवाज़ा खोलूँगा और जो भी होगा उसे चिल्लाऊँगा, ये कोई समय है सामान उतारने का। कि तभी मुझे वॉचमैन की एक बात याद आई। जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो वॉचमैन ने कहा था कि 5 माले वालों का ये भी कहना है, जो भी सामान की आवाज़ करता है वो दिखता नहीं। और एक बार वो लोग ने ऐसी गलती की थी, यानी 5 माले का एक टेनेंट गुस्से में आकर अपने घर का दरवाज़ा खोला और 6 माले पर देखने के लिए आया। कहते हैं कि जब वो 6 माले पर पहुंचा तो हवा में से ही कोई चीज़ उड़कर उसे बहुत ज़ोर का मुंह पर लगी, जिसकी वजह से उसके मुंह पर लकवा मारा गया और उसका मुंह तब से लेके अब तक टेढ़ा का टेढ़ा हो गया। 5 माले वालों का ये भी कहना था कि वो कोई इंसानी शक्ति नहीं बल्कि कोई बुरी आत्माएं हैं। ये सारी बातें एकदम से मुझे याद आ गई। दरवाज़ा खोलते वक्त मैं एकदम से रुक गया, अपना हाथ दरवाजे से पीछे हटा लिया और दूरबीन से देखने लगा। आप यकीन नहीं मानोगे कि दूरबीन से जब मैंने देखा तो मुझे कोई उतरता हुआ नज़र नहीं आया। उसके बावजूद मुझे आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी आंखों को दूरबीन से हटाया नहीं, मैं देख ही रहा था कि तभी मैं एक झटके से पीछे आकर हड़बड़ाते हुए गिरा। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ डरावना देखा था। मैंने देखा कि मेरी दूरबीन के सामने यानी दरवाजे की बाहर की तरफ एक बहुत डरावना सा चेहरा एकदम मेरे को देखते हुए खड़ा हो गया है, जिसकी 2 आंखें बहुत बड़ी बड़ी है और एकदम लाल कलर की है, मानो आंखों में खून उतर आया हो। उसके बाल घुंघरालू थे और पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो दूरबीन के इतने करीब आ गया था कि उसे ये मालूम था कि घर के अंदर से कोई झांक कर उसे देख रहा है। उसकी शक्ल पर इतना गुस्सा दिख रहा था कि मानो अभी दरवाज़ा तोड़कर वो घर के अंदर घुस आएगा। मैं घर के अंदर इतना डर गया था कि मैं अपने ही घर में होने के बावजूद भागते हुए अपने बेडरूम में गया और अपने बेडरूम का दरवाज़ा लॉक कर दिया। बेडरूम में बेड पर जाकर
मैं कंबल टाइट ओढ़कर बैठा हुआ था कि अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, जिससे ये मालूम पड़ा कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैं और डर गया, लेकिन मेरा डर अब और भी ज़्यादा दुगना होने वाला था। जब खटखटाने की आवाज़ आती रही, तब मैंने महसूस किया कि ये खटखटाने की आवाज़ मेरे घर के दरवाजे से नहीं, बल्कि बेडरूम के दरवाजे से आ रही है। यानी वो जो कोई भी था, अब वो मेरे घर के अंदर घुस चुका था। ये जानकर मानो मेरे हाथ पैर कांपने लगे डर के मारे, और दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ बार बार आ रही थी। यानी कि कोई दरवाजे पर बहुत वक्त से खड़ा हुआ था और पीछे बिल्कुल नहीं हट रहा था। मैं डरते हुए बेडरूम के दरवाजे तक गया। ये बात तो मैंने पहले से दिल में ठान रखी थी कि दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। मैंने चुपके से मुंडी को ज़मीन से लगा दिया और बेडरूम के दरवाजे और ज़मीन के बीच में जो खाँचा रहता है, उसमें से देखने की कोशिश करने लगा। मैं उसमें से देख ही रहा था कि मुझे एक अजीब से काले रंग के पैर दिखाई देने लगे, जिसके ऊपर बहुत सारा खून लगा हुआ था। उस पैर के बड़े बड़े नाखून भी थे। मैं ये सब देख ही रहा था कि वो बुरी आत्मा या फिर वो इंसान, पता नहीं उसे ये बात फिर कैसे पता चल गई कि मैं बेडरूम के दरवाजे के नीचे से उसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ मुझे उसके पैर दिखाई दे रहे थे, एक झटके में वो भी ज़मीन पर लेट गया और उसकी आंखें फिर मुझे दिखाई देने लगी, जो कि बड़ी बड़ी थी और उनमें खून उतर आया हुआ था। मैं ये देखकर फिर से डर गया, लेकिन इस बार मैंने कुछ और भी देखा। मैंने देखा कि वो मुझे देखते ही देखते मुस्कुराने लगा और उसके बड़े बड़े नोकीले दांत उसके होठों को फाड़ते हुए बाहर आने लगे। ये सब देखना था कि मैं फिर से डर के मारे कांपने लगा और भागते हुए अपने बेड पर गया। जाकर फिर से मैंने कंबल ओढ़ ली कि मुझे सामना ना करना पड़े। अब बस एक ही चीज़ दिमाग में घूम रही थी कि कुछ भी हो जाए, सिर्फ सुबह तक का इंतज़ार है। अब भी वो खटखटाहट मेरे दरवाजे पर हो ही रही थी। मैंने अंदर से ही बैठे बैठे आवाज़ लगाई कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, ना तुम मुझे परेशान करो। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, तो मैं वादा करता हूँ, अगली सुबह होते ही मैं अपना सामान लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। बस मेरा इतना कहना था कि वो आवाज़ें बंद हो गई, क्योंकि मैंने 6 और 7 माले के बारे में ये सुना था कि काफ़ी टेनेंट्स वहाँ पर रहने आए, लेकिन कोई भी वहाँ रह नहीं पाया। और इसीलिए मैं भी चुपचाप अगले दिन एक अच्छे बच्चे की तरह अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधा और उस घर को अगली ही सुबह छोड़ दिया। जब मैं वहाँ से जा रहा था, तो वॉचमैन ने मुझे एक अजीब सी स्माइल देते हुए कहा, क्या साहब, सच्चाई मालूम पड़ गई? मानो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वॉचमैन को पकड़कर बहुत मारूं। जब मैं वहाँ से निकल गया और जाकर मैंने रूम ओनर को बहुत चिल्लाया। मैंने उससे कहा कि हर कोई मुझे यही बात बता रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है उस बिल्डिंग में। हर कोई मुझे ये इशारा दे रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। रूम ओनर ने कहा कि तुम्हें कौन इशारा दे रहा था? मैंने उससे कहा, पहले माले वाली आंटी। फिर उसने कहा कि उसने तुम्हें क्या बताया? मैंने कहा, उसने तो ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन तुम्हारी बिल्डिंग के वॉचमैन ने सब बता दिया। वो रूम ओनर ने हंसते हुए कहा कि उस बिल्डिंग में तो वॉचमैन है ही नहीं। ये सुनकर तो मानो मुझे दूसरा झटका लगा। मैं एकदम दंग रह गया। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और ना ही कभी उस बिल्डिंग में दोबारा जाने की हिम्मत जुटा सका। बस चुपचाप उस ओनर से अपने डिपॉजिट का पैसा वापस लिया और जाकर दूसरी जगह एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगा। आज मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की तीसरी कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी आज की अगली चौथी कहानी की तरफ। दोस्तों, हमारी आज की चौथी कहानी अर्जुन की है। तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम अर्जुन है। मेरा खुद का
एक यूट्यूब चैनल हुआ करता था जिसमें मैं अनबॉक्सिंग के वीडियोस बनाया करता था। अब वो चैनल बंद हो चुका है। मैंने खुद से ही बंद कर दिया क्योंकि मुझे दूसरी जगह एक अच्छा जॉब मिल गया। ये बात कुछ समय पहले की है जब मैंने डीजे कंपनी का एक बहुत महंगा ड्रोन मंगवाया था। ड्रोन की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मुझे करीब करीब कुछ 31,000 रुपये का पड़ गया था। जब मैंने वो ड्रोन लिया तो उसकी कैमरा क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी थी। उसके कुछ ही दिनों के बाद हम घर वालों का गाँव जाने का प्लान बना। तो मैंने सोचा क्यों ना गाँव जा ही रहा हूँ तो अपने साथ ये ड्रोन भी लेता चलूँ। मैं ड्रोन को लेकर अपने साथ गाँव चला गया। हमारा जो गाँव का घर है उसके बाजू में ही बहुत बड़े बड़े बगीचे हैं। कोई आम का है तो कोई अलग फल का है। वहाँ पर खेती बाड़ी भी बहुत होती है। यानी यूँ समझ लीजिए कि हमारा घर जहाँ गांव में है उसके बाद कोई बस्ती नहीं है। गांव का आखिरी घर भी उसे कहा जा सकता है। वैसे तो मुझे गांव में ज़्यादा मज़ा नहीं आती क्योंकि वहाँ पर मेरा कोई दोस्त यार नहीं है और ना ही तो कोई मेरा कज़िन भाई है जो मुझे कंपनी दे। शायद इसीलिए मैं ड्रोन को साथ में ले जाना चाहता था कि उसी के साथ वहाँ पर टाइम पास किया करूँगा। एक रात तकरीबन 11:30 बजे मैं ड्रोन लेकर अपने घर की छत पर चला गया और सोचा कि अब यहाँ से ड्रोन को उड़ा कर देखता हूँ। ड्रोन का जो कैमरा था उसमें नाइट विजन भी लगा हुआ था। उसकी कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। मैंने अपने मोबाइल से ड्रोन को कनेक्ट किया और ड्रोन को कुछ ही देर में उड़ाने लग गया। और देखते ही देखते मैंने ड्रोन को अपने घर की छत से काफ़ी दूर तक भेज दिया था। मेरा ड्रोन उड़ते उड़ते एक बगीचे के ऊपर पहुंचा तो मैंने सोचा क्यों ना बगीचे के अंदर भी देख लूँ कैसा लगता है रात का नज़ारा। जब मैंने ड्रोन को बगीचे के अंदर यानी कि नीचे की तरफ किया तो पाया घने बहुत सारे वहाँ पर पेड़ लगे हुए थे जिस पर बहुत सारे आम और कैरियाँ लगी हुई थी। बचपन में एक मनगढ़ंत कहानियाँ मैं हमेशा सुना करता था कि आम के बगीचों में या फिर कैरी के पेड़ों पर अक्सर चुड़ैलों का वास होता है। मैं उस बात को याद करके उस वक्त अकेले हंसने भी लगा। मैं ड्रोन को हर पेड़ की तरफ ले जाता और अच्छे से अपने मोबाइल में देख पाता और जिससे मुझे ये पता लग जाता कि कौन से पेड़ पर कितने फल लगे हुए हैं। देखते ही देखते कुछ 8 या 10 पेड़ हुए होंगे कि एक पेड़ के पास जैसे ही मेरा ड्रोन गया तो मैंने अपने मोबाइल में देखा कि उस पेड़ के ऊपर कुछ चमगादड़ जैसा बैठा हुआ है। हालांकि चमगादड़ तो पेड़ों पर लटका होता है लेकिन वो बैठा हुआ था। इंसानी आकार जैसा कुछ लग रहा था और चेहरे पर उसके बहुत बड़े बड़े दांत थे। यूँ समझ लीजिए कि शरीर इंसान का था और शक्ल किसी भेड़िए की। मुझे ये देखकर बहुत अजीब सा लग रहा था। शायद अंधेरे की वजह से वो नाइट विजन कैमरा भी बराबर काम नहीं कर रहा था। जहाँ तक मुझे याद है तो उसकी शक्ल और उसका पूरा बदन धुंधला धुंधला दिख रहा था। पता नहीं ऐसा क्यों, बाकी पेड़ वगैरह तो एकदम साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी 2 लाल चमकती आंखें अजीब सी लग रही थी। उसके चेहरे पर 2 सींग लगी हुई थी या फिर 2 कान जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे। देखते देखते वो ड्रोन की तरफ आने लगा। मैं अपने ड्रोन को ये सोचकर पीछे कर रहा था कि कहीं वो जानवर या हो सकता है बंदर होगा तो मेरे ड्रोन को तोड़ देगा। लेकिन मेरा फोकस उसी पर था। मैं अपने मोबाइल में सभी चीज़ बिल्कुल देख पा रहा था। देखते देखते वो करीब आने लगा और जैसा जैसा वो करीब आ रहा था वैसा वैसा मैं अपने ड्रोन को पीछे ही करता जा रहा था। देखते ही देखते उसने एक रफ्तार पकड़ ली। मैं भी तेज़ी से ड्रोन को पीछे करने लगा और मैंने देखा कि वो एकदम बाहर आ गया है। यानी कि जो पेड़ों का जमघट्टा था उसके बाहर वो और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। अब मुझे समझ में आया कि वो कोई बंदर या पक्षी नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक और डरावना है। लेकिन क्या है ये पता नहीं। वो ड्रोन की तरफ इतनी तेज़ी से आने लगा, मैं ड्रोन को भी अपनी ही तरफ खींच रहा था। लेकिन नज़दीक आते आते ड्रोन को उसने एक झटके में
कैसे तोड़ दिया ये पता नहीं। जब वो ड्रोन के एकदम करीब आ गया था तो ड्रोन के कैमरे में उसकी पिक्चर क्लिक हो गई थी, जो कि मेरे मोबाइल में सेव हो गई थी। मैं तुरंत नीचे गया और मेरे घर वाले, जो कि अब गहरी नींद में सो चुके थे, मैंने उन्हें जगाना ठीक नहीं समझा। अगली सुबह होते ही मैंने उन लोगों को वो तस्वीर दिखाई। घर के सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए। उसके बाद मेरे ताऊ जी ने कहा, इसी वजह से यहाँ पर जितने भी बाग बगीचे हैं, रात के समय कोई उनकी पहरेदारी करने नहीं जाता है। काफ़ी साल पहले लोग जाया करते थे तो अक्सर हफ्ते भर में एक या दो की तो मौत निश्चित थी। उसके बाद सभी लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया। बच्चों से हमें डर नहीं है, क्योंकि बच्चे भी जानते हैं रात के समय उन बगीचों में जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं भी चुपचाप ये बातों को सुन लिया। मुझे लगा कि अब खतरा खत्म हो गया। लेकिन अगली रात मैंने महसूस किया कि कोई हमारे घर का चक्कर काट रहा है, यानी कि हमारा घर बीच में हो और वो चारों तरफ घूम रहा है। उसकी गुर्राने की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी और देखते ही देखते मेरे घर वाले भी सभी नींद से जाग गए। जब मैंने उन लोगों को ये बात बताया तो मेरे ताऊ जी ने कहा कि मैं ऊपर छत पर जाता हूँ, वहाँ जाकर देखता हूँ कौन है क्या है। लेकिन मेरे घर वालों ने ताऊ जी को रोक लिया और उन्हें जाने से मना किया। धीरे धीरे वो आवाज़ और भी ज़्यादा बढ़ रही थी, मानो बहुत ज़्यादा कोई गुस्से में था। कि तभी मेरे पापा को अचानक से याद आया। मेरे पापा ने कहा कि वो तेरे मोबाइल में फ़ोटो है ना? मैंने कहा हाँ। मेरे पापा ने कहा तुरंत मोबाइल की फ़ोटो को डिलीट कर। मैंने वो फ़ोटो को डिलीट भी कर दिया। उसके बावजूद वो आवाज़ कम नहीं हो रही थी। फिर पापा ने मेरा मोबाइल लिया और मोबाइल को अच्छी तरह से पूरा तोड़ दिया और तोड़कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसके बाद वो आवाज़ एकदम से बंद हो गई, मानो ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी हम अभी तक सुन रहे थे वो एक सपना था। मैंने पापा से कहा कि पापा ये क्या था? पापा ने बताया कि ये एक अजीब तरीके का शैतान है, जिसके बारे में ज़्यादा तो कोई नहीं जानता। लेकिन तेरे दादाजी हमेशा ये कहते थे, जिस किसी ने भी इसे देख लिया हो वो ज़िंदा नहीं बचता। इसे पसंद नहीं है कि कोई इसे देखे या इसके साथ छेड़खानी करे। मुझे लगता है कि इसे पता चल गया था तेरे मोबाइल में इसकी तस्वीर है और इसीलिए ये हमारे घर के चक्कर काट रहा था। मुझे ये जानकर और ये सुनकर बहुत अजीब सा लग रहा था कि आजकल के भूत भी ऐसे हो गए हैं, और मैं मन ही मन हंसने लगा। पापा ने कहा कि हंस मत, आज हम थे, तेरी जान बच गई। आज के बाद दोबारा कभी ऐसा नहीं करना। मैंने भी चुपचाप हाँ में मुंडी हिला दी और अपने कमरे में सोने चला गया। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आज 31 दिसंबर है और सभी लोगों को इसे सेलिब्रेट करना होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम में से बहुत सारे लोग घर पर ही होंगे। इसीलिए मैंने ये लॉन्ग ऑडियो डाला हो कि आप लोगों का टाइम डरते डरते अच्छे से बीत जाए। उम्मीद करता हूँ कि आज की सभी कहानियाँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो भी अच्छी लगी उसके बारे में कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं अब हमारी अगली वीडियो में।